वो शिक्षक बहुत सारी बातें जानते हैं, कक्षा की क्या परेशानियां हैं, कक्षा में कैसे पढ़ाना, उन परेशानियों से कैसे निपटना। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो शिक्षक नहीं बने हैं अभी तक, जिनको शिक्षक बनना है। तो जब आप जाएंगे, तब कक्षा में आप किन-किन परेशानियों का सामना करेंगे और उन परेशानियों से आप कैसे उबर सकते हैं, उसके लिए क्या पूर्व तैयारी करें? आज हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है? आप लोग पढ़ाने नहीं गए, लेकिन आपने पढ़ा ज़रूर है। आपने टेबल की उस तरफ से कक्षा को देखा है, ठीक है? आप स्कूल में, कॉलेज में जहाँ पे भी आपने पढ़ाई की है, आपको पता है कक्षा का माहौल कैसा होता है, कक्षा में बच्चे कैसे होते हैं। तो अब आप जब टेबल टर्न होगा, आप टेबल के इस तरफ आएँगे, जब आप पढ़ाने के लिए आएँगे, तब आपको आपकी भूमिका बदल जाती है, तो आपके सारे कामकाज बदल जाएँगे। तो उसको किस तरह से आप निपटाएँगे, किस तरह से उन कामों को पूरा करेंगे और आपका जो एम है, आपका जो मतलब गोल है कि आपको बच्चों को पढ़ाना है और वो अचीव करना है कि आपने जो सिखाया वो बच्चे सीख ले। ये बोलने के लिए एक छोटी-सी प्रोसेस है, हमने पढ़ाया, बच्चे ने पढ़ लिया, हमने पूछ लिया, उसको आ गया, बात खत्म। लेकिन ये कितनी लंबी प्रोसेस है, इसके लिए कितनी सारी तैयारी लगती है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले तो जब आप कक्षा में जाते हैं, वहाँ पे 20, 25, 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, जैसी भी जगह जितने छात्र हैं। तो हर एक व्यक्ति जो वहाँ पे होता है, हर कोई अपना एक अलग व्यक्तित्व रखता है। हर एक की सोच अलग होती है, हर एक की समझ अलग होती है। हर कोई समाज के अलग-अलग उससे आता है। कोई मतलब किस परिवार से आ रहा है, कोई किस तो हर एक के साथ अपने एक परिवार का जो उसके दिमाग में होता है, वहाँ पे जो उसको संस्कार मिले, जो उसको सीख मिली है, उसको जो भी ज्ञान मिला है। जैसे हम स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन देते हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं जो केजी नर्सरी करके आए, सीख के आए, उनको सब कुछ पता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पहली बार स्कूल आ रहे हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशन, बहुत सारे डिफरेंसेस मतलब इतने सारे आपको अलग-अलग विभिन्नताएँ मिलेगी कक्षा के अंदर बच्चों में। सिर्फ पहली बात आप जैसे भी क्लास में जाएँगे, हर बार हर बच्चा हर एक का अपना एक दिमाग होता है, हर एक की अपनी एक सोच होती है और हर एक का अपना सीखने का एक तरीका होता है। जो लोग पारस वन में कर चुके हैं, हमने उनसे डिटेल में डिस्कस किया था। इसको हम आगे जब वेबिनार चलेंगे टीचर्स के लिए, तो उसमें डिस्कस करेंगे कि बच्चों की सोच कैसी होती है, सीखने की प्रणालियाँ कैसी-कैसी होती है। जैसे पिछली बार हमने आपके साथ भी एक प्रयोग किया था, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, कितनी आपको याद रही, आपको कौन-सी याद रही, है ना? तो आपको सबको पता है कि कोई देखकर सीख जाता है, किसी को सुनकर याद रहता है, किसी को लिखकर याद रहता है, किसी को मतलब लिखना-सुनना दोनों ज़रूरी है तब याद रहता है। तो जब आप कक्षा में जाएँगे तो ऐसे कक्षा में जो बच्चे हैं वो बहुत सारे अलग-अलग तरह के होंगे। तो सबसे पहले तो आपको दिमागी तौर पर तैयार होना है इसके लिए कि जो अलग-अलग बच्चे हैं उनकी ज़रूरतें अलग-अलग होती है। जैसे हम घर की बात करें, हमारे घर में यदि कुछ खाना बनाना है, आप एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। आप यदि पूछे आज क्या खाना बनाएँगे? घर में जितने लोग हैं ना उतनी अलग-अलग फ़रमाइश आएगी। किसी को ये पसंद है, किसी को वो पसंद है। आप जब 4-5 लोगों में इतनी सारी वैरायटी होती है, तो आप सोचिए जब क्लास में जाएँगे तो कितना मतलब विभिन्नता मिलेगी, कितना सारा स्कोप होगा कि बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें। तो उन सब के हिसाब से आपको अपना पाठ जो है वो तैयार करना है और आपको इस तरह से पढ़ाना है कि हर एक बच्चा सीखे। आप जब गए हैं, तो जो देखकर सीखने वाला है वो भी सीखे, जो सुनकर सीखने वाला है, जो लिखकर मतलब जितनी उनकी ज़रूरतें, आप उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि किसकी क्या ज़रूरत है, कौन कैसे कर सकता है और उस ज़रूरत को आप कैसे पूरा कर पाएँगे। हर क्लास में हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, एक जैसी समझ नहीं होती है और एक जितनी उनकी सीखने की ताकत भी नहीं होती है, ठीक है? तो आपको वैयक्तिक भिन्नता जो पर्सनैलिटी डिफरेंस है, उसको ध्यान में रखना होगा। पर्सनैलिटी डिफरेंस के बहुत सारे पहलू होते हैं, उसके बाद होता है जेंडर चेंज। लड़के और लड़कियाँ, उनके भी स्वभाव में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अ, लड़कियों की सोच शांति से बैठना, सुनना, यदि आपने थोड़ी बहुत बातचीत करेगी, ये करेगी, लेकिन बदमाशियाँ नहीं करती, लेकिन लड़के उससे उल्टा ही होते हैं। वो ध्यान नहीं देते हैं, मस्ती उनका शरीर हमेशा चलता रहता है, हाथ चलेगा, पैर चलेगा, किसी को मारेंगे बोले तो आपको हर चीज़ जब आप क्लास में जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें कि भई ये लड़का है, ये लड़की है, इसकी सोच ऐसी होगी, इसकी सोच होगी, इसकी ज़रूरत
तो उन सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप कोई एग्जाम्पल देते हैं या कुछ समझाते हैं, तो उसको सीखने के लिए वो बच्चे किस चीज को सोचेंगे। जब आप कोई भी उदाहरण देते हैं तो आपको अपने उदाहरण भी उस हिसाब से देने होंगे। आपको उनकी सोच पता होनी चाहिए कि ये बच्चे इतनी चीजें जानते हैं, इस कक्षा में इतना उनका पूर्व ज्ञान है, इतनी चीजें जानते हैं, तो यहाँ से उदाहरण दिया तो सही होगा, तो समझ में आएगा। तो इस तरह से आपको उनकी सारी वैयक्तिक भिन्नताएं अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको उनको समझना होगा, उनकी जरूरतों को समझना होगा, उनकी भिन्नताओं को समझ के उसके अनुसार अपने पाठ को बनाना होगा। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं एक ही क्लास में पढ़ा रही हूँ, मैं रोज जाती हूँ उस क्लास में पढ़ाने, लेकिन जब मैं आज गई, मेरे पहले शायद कोई पीरियड पी का था, ड्राइंग का था, बच्चे मस्ती के मूड में थे, और मैं जो पढ़ाने वाली हूँ पाठ, वो कुछ अलग तरीके का है। तो अब यदि मुझे अपने बच्चों को अपने पाठ के लिए तैयार करना है, तो मुझे पहले उनको 5 मिनट देना पड़ेगा, उनकी मस्ती, उनकी बातें सुन के, उनको शांत करके अपने पाठ की तरफ लाके, और फिर मुझे शुरू। यदि मैं डायरेक्ट शुरू कर दूंगी तो कोई ध्यान नहीं देगा। तो इस तरह से परिस्थितियों को देखकर आपको अपने जो पाठ को है किस तरह से चलाना, बदलना, उसका डिसीजन लेना होगा। ठीक है। उसके बाद है शिक्षा की गुणवत्ता। आप जो भी विषय पढ़ाने जा रहे हैं, एक सीधी सी बात है, जब कोई भी इंसान किसी विषय को जब खुद पढ़ता है तो उसको इतना समझ नहीं आता है, इतना नहीं सीखता है, जितना वो किसी को पढ़ाने के समय सीखता है। कई बार होता है, देखना आप जब पढ़ते होंगे आपने देखा होगा, कोई क्लास में पाठ चला, कोई सम है या कोई प्रश्न है या कुछ है, आप 4-5 लोग क्लास में बैठे हैं, किसी एक को समझ में आ गया, आप उससे बोलिए कि ठीक है आपको समझ में आ गया, मुझे नहीं समझ में आया, अब आप मुझे समझा दो। तो शायद हर कोई इसके लिए कैपेबल नहीं होगा। खुद सीखना समझना अलग बात है, लेकिन किसी और को समझाना वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो आपको वो काम करना है, आपको बच्चों के दिमाग में वो चीज़ डालना है, जो भी ज्ञान है उनको देना है। तो तब उस वक़्त आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो आपको जब पाठ पढ़ाने जाना है, तो आपका जो पाठ है उससे रिलेटेड, उसके अनुसार जितनी भी बातें, जाने से पहले आपको अपना दिमाग तैयार करना होगा कि यदि मुझे ये पाठ पढ़ाना है, तो बच्चों की तरफ से मुझे क्या-क्या प्रश्न आ सकते हैं। कितनी चीजों की और जानकारी मेरे पास होनी चाहिए इस विषय को पढ़ाने के लिए। क्योंकि सिर्फ एक चीज, हम कोई एक लेसन पढ़ाते हैं तो एक चीज तक सीमित नहीं रहते हैं, हम उसके अलावा भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें उसमें समाहित होती है, तो उन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि मुझे जब ये विषय पढ़ाना है, ये टॉपिक पढ़ाना है, इस टॉपिक से रिलेटेड इतनी सारे और क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मुझे उसके आंसर पहले से तैयार करने, मुझे उसके जवाब आने चाहिए, जितनी भी चीजें हैं। तो अपने पाठ को, और उसके बाद दूसरा, आपके अपने विषय में आपको महारत हासिल होना चाहिए। जैसे आज मैं इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ, मुझे इंग्लिश में टेंसेस पढ़ाने हैं, तो मुझे टेंसेस पढ़ाने से पहले मुझे सारे ग्रामर के रूल पता होने चाहिए। कोई भी वाक्य कैसे बनता है, वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, वाक्य के भाग कितने होते हैं, उसमें नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। जब मुझे वो सारी चीजें पहले से पता होना चाहिए, तब मैं टेंस को पढ़ा पाऊंगी। तो मेरा जो बेसिक नॉलेज है उस विषय का, यदि वो पूरा है तो ही मैं अच्छे से उसको पढ़ा सकती हूँ। तो आप जो भी विषय पढ़ाने जा रहे हैं, उसके हिसाब से आपका जो ज्ञान, आपके विषय का, उस टॉपिक का ज्ञान आपको पूरा है कि नहीं। कभी भी कक्षा में बिना तैयारी के नहीं जाना। ये कभी नहीं होना चाहिए आपके साथ कि आप क्लास में गए और आपने किताब खोली और फिर सोचा कि अब क्या पढ़ाएंगे, और फिर आप उसको देख रहे हैं। ये एक टीचर की सबसे बुरी इमेज बनती है बच्चों पे। तो जब भी आप कक्षा में जा रहे हैं, तो आपकी पूर्व तैयारी होनी चाहिए, आपको पहले से पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ाना है, आपको कैसे पढ़ाना है, उसकी भी तैयारी करनी है। आप कौन से उदाहरण देंगे, उसके लिए कोई चीजें चाहिए आपको, जो भी, तो वो सारी तैयारी के साथ आपको कक्षा में जाना है। ठीक है। तो ये आपकी मतलब अपने विषय की तैयारी है। उस पाठ को पढ़ाते हुए सॉरी, आपको ये लगेगा कि आधी क्लास को तो समझ में आ गया, या कुछ बच्चों को समझ में आ गया, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपका जो पढ़ाने का तरीका है, आपको पढ़ाते हुए अपने स्तर को बच्चों के स्तर पे वापस लाना पड़ेगा। आप कोई चीज समझा रहे हैं, आपने कुछ उदाहरण ले लिए, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनकी समझ में ही नहीं आ रहा, उन लोगों को उसका कोई ज्ञान ही नहीं है, जो आपने उदाहरण दिया उस बारे में जानते ही नहीं है। अभी सपोज मैं बात करूं,
जैसे हम चौथी पांचवी के बच्चे हैं या छठी के बच्चे हैं, बैंक के बारे में कुछ आया, अब उस बच्चे ने कभी बैंक देखी ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि जमा पर्ची क्या होती है, निकासी पर्ची क्या होती है, चेक क्या होता है। आप उदाहरण दिए जा रहे हैं, चेक इतना का लिखा है, वो कैसे समझेगा, क्योंकि उसने बैंक ही नहीं देखी। तो आपको उसके स्तर पे आना होगा, आपको वहां के पहले कि बैंक होती क्या है, पहले आप उसको बताइए बैंक में क्या काम होता है, कौन कैसे करता है, हम क्या क्या कर सकते हैं, हमको क्या सुविधाएं मिलती है। जब आप ये चीजें समझाएंगे फिर उसको समझ में आएगा कि चेक का उपयोग क्या है, चेक कैसे काम, क्या यूज होता है, कैसे काम करता है। ठीक है। तो आपको अपने स्तर को बच्चों के स्तर पे लाना होगा समझाने के लिए। ठीक है। तो ये आपकी अपने पाठ की गुणवत्ता आप कितनी बढ़ा सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं कि हर एक को समझ में आए, ये आपका गुण होना चाहिए। तो बच्चों के स्तर के अनुसार आपको पढ़ाना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कमजोर छात्र। हर कक्षा के अंदर हर तरह के बच्चे मिलेंगे। एक ही क्लास में एक ही टीचर पढ़ाती है, 30-40 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें एक बच्चा फर्स्ट रैंक लाता है, वो 90-95% तक ले आता है, और दूसरा बच्चा पास भी नहीं हो पाता है, फेल हो जाता है। अभी यहाँ गलती टीचर की नहीं है हम बोलेंगे, लेकिन गलती टीचर की हो भी सकती है। कैसे? क्योंकि टीचर उस बच्चे के लेवल तक नहीं पहुंच पाई कि उसको तकलीफ कहाँ है। टीचर पढ़ाती है, जो किताब में लिखा है पढ़ा दिया, अभी बच्चे के सबके अपने अपने दिमागी स्तर होते हैं। तो जो लोग बहुत जल्दी से ग्रास्प करते हैं, सीख लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो लोग जिनको सीखने में परेशानी होती है, उनको कहाँ परेशानी हो रही है, क्या परेशानी हो रही है और उसका उपाय क्या है, ये शिक्षक के पास जवाब होने चाहिए, है ना। सबसे पहले तो आपको क्लास के अंदर जब आप हैं तो नजर घुमाकर हर एक के साथ नजर मिला के रखिए। नजर घुमा के पता चलना चाहिए कि किसको समझ आ रहा है और किसको नहीं। चेहरे पढ़ना आपको आना चाहिए, चेहरे से समझ आता है कि कौन कितना समझ रहा है, कौन कितना ध्यान दे रहा है। ठीक है। जब आपको नजर में आ गए कि भाई ये बच्चा नहीं समझ रहा है, उस बच्चे को समझ आ गया लेकिन इसको परेशानी, तब आपको उसको प्यार से पूछना पड़ेगा कि भाई आपको क्या नहीं समझ में आया, कहाँ परेशानी है। ठीक है। तो वो जो कमजोर बच्चे होते हैं, हो सकता है किसी को उदाहरण नहीं समझ में आया, हो सकता है किसी को लिखना नहीं आ रहा है, आपने कुछ करके बताया उसको पढ़ना नहीं आ रहा है, तो कहाँ उसकी परेशानी है, किस वजह से वो नहीं कर पा रहा है, वो आपको पता लगाना होगा। ठीक है। उसके बाद जब एक बार आपको परेशानी पता चल जाती है, उसके बाद दूसरा स्टेप जो आप करेंगे उसके बाद में, वो है उसके परिवार से बातचीत करना। स्पेशली उस पर्सन से जो उसको घर में पढ़ाने में मदद करता है। माँ पढ़ाती है तो माँ से बात करिए, पिताजी पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे साथ कई बार होता है, मैं जैसे पेरेंट्स को बुलाया है, पेरेंट आएंगे आके बैठे, मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई उसकी नोटबुक कंप्लीट नहीं है, उस वो होमवर्क नहीं कर रहा है, वो क्लास में लिखता नहीं है, उसको समझ नहीं आता है, ध्यान नहीं देता है। तो पापा जवाब देंगे, मुझे तो पता नहीं, ये तो पढ़ाई लिखाई उसकी मम्मी देखती है, मैं तो ऑफिस में रहता हूँ। भैया आप ऑफिस में रहते तो फिर आप क्यों आए मिलने, आप उसकी मम्मी को लेकर आते, ताकि हम उनको बता सकते कि परेशानी कहाँ है और उसका हल उनके साथ मिलके निकलेगा। तो नेक्स्ट आपका जो है स्टेप कि पेरेंट को मिलना, बच्चे को कहाँ परेशानी आ रही है, आपको क्लास में काफी कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ कारण हमको पता नहीं चलते हैं कि किस कारण से बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा है, कहाँ परेशानी है। तो वो आप पेरेंट से मिलेंगे तब पता चलेगा। तो वो जो भी उसको पढ़ा रहा है वो आपको बता सकता है कि भाई उसको हिंदी में परेशानी है, या उसको गणित में तकलीफ होती है, उसको याद नहीं रहते, उसको पहाड़े नहीं आते हैं, जो भी उसकी परेशानी, इसलिए वो गुणाकार नहीं कर पा रहा है या भागाकार नहीं कर पा रहा है, तो आपको वो कब पता चलेगा। तो उस इस तरह से आप जितने कमजोर छात्र हैं उनकी कमजोरी आपको मिलती है, नहीं तो पेरेंट्स से पूछ के और उनकी कमजोरी पे ध्यान देकर उससे उसको कैसे उबारें, उससे कैसे बाहर निकालें उसको, यही सबसे बड़ा काम है। क्योंकि जो पढ़े लिखे उनको तो सब पढ़ा सकते हैं, जो होशियार है उनको हर कोई पढ़ा सकता है और वो बच्चा वैसे भी फर्स्ट लाएगा। लेकिन सबसे पहला काम आपका कहाँ आता है, जो बच्चा कमजोर है कक्षा में उसको आप कैसे पढ़ाएं, और यदि कमजोर बच्चा पास भी हो जाता है तो आप वो पढ़े जो होशियार बच्चा है वो 90% लाता है तो आपको इतनी खुशी नहीं होगी जितना वो कमजोर बच्चा पास होने पे, उसके पासिंग मार्क आने पे भी आपको खुशी होगी। तो आप कोशिश ये करिए कि उनकी परेशानियों को समझें और फिर उस पे काम करें। ठीक है। नेक्स्ट है जो क्लास में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो टीचर है उनको पता होगा, अनुशासन का अभाव। राइट। सही है, जितने लोग टीचर हैं आप सब लोग ये तो महसूस करते होंगे।
हाँ, सावित्री जी, महेश जी, बेबी जी, यस मैम। है ना। अनुशासन का अभाव ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हाँ। बच्चे बातें करते रहते हैं, बच्चे आपकी कक्षा में ध्यान नहीं देते आप जो पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा उनकी कोई रुचि नहीं होती है क्या करना है, तो अभी इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम एक स्पेशल वेबिनार हमने किया था कि बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए कैसे करें। अभी हमको पता है कि बच्चे खेल पसंद करते हैं, तो खेल खेल में कैसे पढ़ाएं। तो आप आपका जो भी विषय है उसको कितने अच्छे तरीके से किसी और खेल के माध्यम से, किसी और तरीके से, कि जिसमें बच्चे इंटरेस्ट ले। हमने बहुत सारे खेलों के बारे में डिस्कशन किया है पहले भी, कि जैसे जमीन के ऊपर हम लंगड़ी बच्चों को खिलाते तो हम 1 2 3 लिखते, वैसे हम नंबर्स, हम वहां पे अक्षर लिख सकते हैं, शब्द लिख सकते हैं, जोड़ घटाव के लिए नंबर लाइन बना सकते हैं। मैथ्स के अंदर तो बहुत कुछ हो सकता है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, पूर्ण संख्या है, अपूर्ण संख्या है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप लिखकर और फिर अलग अलग खेल खेल सकते हैं। तो ऐसे आप उसके अलावा कार्ड बना के हम खेल सकते हैं, बहुत सारी चीजें, शब्दों को बनाना और ये, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो आपको करना ये है कि आपको अपनी कक्षा को कैसे ज्यादा रुचिकर बनाए। बच्चे ध्यान कब देंगे? जब कुछ भी उनको इंटरेस्टिंग लगेगा, उनको लगेगा कि हाँ ये चीज अच्छी है या कुछ मजेदार है, तो ही वो ध्यान देंगे, वरना ध्यान नहीं देंगे। बच्चे अनुशासन में तब रहेंगे या तो उनको बहुत अच्छा मजेदार मिल रहा है, या उनको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। उनको नहीं समझ में आएगा या मजा नहीं आएगा तो वो फिर मस्ती करेंगे, अनुशासन में नहीं रहेंगे। अभी कुछ मतलब ऐसे होते हैं, आप क्लास में जाके पहले शुरुआत में 2 मिनट 5 मिनट उनको आवाज करने दे, बातें करने दे, हो गया। उसके बाद एक जोर से आवाज लगाइए कि पिन ड्रॉप साइलेंस की, अब आवाज नहीं चाहिए। और कक्षा में सारे बात करने वाले नहीं होते हैं, शायद एक या दो ही ऐसे होते हैं नमूने जो बात करते हैं, उनको देख के बाकी सारे सीखते हैं। तो आप उस एक या दो को कोई एक काम दे दीजिए, अपने बाजू में खड़ा कर दीजिए, या कुछ ऐसा काम दे दीजिए कि वो काम में बिजी हो जाए। ठीक है, उसको बोलो आप सबकी नोटबुक उठा लो, या आप बोर्ड साफ कर दो, या आप बोर्ड पे सवाल लिख दो। आप कोई भी काम उनको दे के आप उनको बिजी करिए, तो बाकी की क्लास आपके अनुशासन में होगी। ऐसे बहुत सारे तरीके, या तो फिर आप कोई यदि भाषा पढ़ाने जा रहे हैं तो आप सबको बोलिए चलिए हम आज एक कविता गाते हैं, पहले गाएंगे फिर उसको आगे के पढ़ेंगे। तो जब आप गा रहे हैं तो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि उनको मजा आएगा, संगीत है सबको मजा आता है। तो इस तरह से आप कोई भी एक ऐसा मतलब अपना, कोई भी अपना जैसा विषय है या जैसी जरूरत है उसके हिसाब से कोई भी काम शुरू कर दीजिए, ताकि क्लास आपके कंट्रोल में आ जाए। क्लास एक बार कंट्रोल में आ जाए तो उसके, जैसे हमने पहले कहा कि आपका यदि विषय वस्तु आपकी आप बिल्कुल सही तैयार की है, तो उसको जितना आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे उतना बच्चे ध्यान देंगे और उतना ही आपके कंट्रोल में रहेंगे। तो कोशिश ये करिएगा कि जितना क्लास को आप कंट्रोल कर सके, ढूंढ निकालिए कि इसमें सबसे ज्यादा मस्तीखोर कौन है, या जिसको एक को खड़ा कर दे। बोलते हैं ना, जैसे चोर को फौजदारी सौंप दी तो फिर चोरी नहीं होगी। ठीक है, वो फौजदारी करने में लगा रहेगा। तो इस तरह से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। और दूसरा, आप जो चीज पढ़ा रहे हैं, मेरे साथ ये होता है कि सेम क्लास में जब मैं पढ़ा रही हूँ तो पिन ड्रॉप साइलेंस, बच्चा एक भी शब्द नहीं बोलता है, लेकिन मेरा जैसे ही पीरियड खत्म हुआ मैं बाहर निकली, पीछे से आवाजें शुरू, दूसरी टीचर आती तो भी आवाजें कंट्रोल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं सिर्फ एक विषय जो पढ़ा रही हूँ वो नहीं, उससे रिलेटेड दूसरी बहुत सारी बातें उनको बताती हूँ। कोई एक शब्द आया, यदि मुझे लगता है कि ये शब्द बच्चों के लिए नया है, तो उस शब्द का मतलब क्या होता है, या यदि मुझे उसके बारे में कोई और जानकारी है तो मैं उस पूरी जानकारी को बच्चों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे एग्जांपल देती हूँ, अभी 7th में मैं एसएसटी समाज विद्या पढ़ा रही थी, तो उसमें मार्केट चैप्टर, बाजार पढ़ा रहे थे हम लोग। तो अभी वहां पे वीकली मार्केट आया, आप लोगों के वहां तो शायद होगा कि जो हफ्ते में एक बार लगता है मार्केट, है ना, जैसे इतवार या बुधवार या शनिवारी मार्केट ऐसे बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ सिटी में रहते हैं, हमारे यहाँ पे इस तरह से मार्केट नहीं लगते हैं स्पेसिफिकली। एक लगता है, गुर्जरी उसका नाम है, सिटी में लगता है। तो जो बच्चे सिटी से दूर रहते हैं उनको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई मार्केट होता है। तो जब उसमें बात आई, तब मैंने बच्चों से पूछा, तो वो एक सिर्फ इस शब्द को समझाना कि ये मतलब वीकली मार्केट क्या होता है, कैसे लगता है, क्या चीज है, तो मुझे 15 मिनट निकल गए उनको समझाने में, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। यदि मैं सिर्फ बोल के निकल दो जाऊं आगे कि वीकली मार्केट हफ्ते में एक बार लगता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती, बात करते हैं, तो वो बच्चे शायद उसको भूल भी जाते, जिंदगी में समझते ही नहीं।
मैंने उन सबको एक टास्क दिया है कि हमारे अहमदाबाद में एक मार्केट लगता है, रविवार के दिन लगता है, जिसको गुजरी मार्केट बोलते हैं। तो उनको बताया कि अब आप एक बार उसको विजिट करके आइए। क्लास में 2-3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने देखा था वो मार्केट। तो उनसे मैंने बातचीत की कि आपने वहां से क्या खरीदा, आपने वहां क्या क्या चीजें देखी। तो जब बच्चों ने वो चीजें बताई तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये चीजें इस तरह के मार्केट में मिल सकती है। तो जहां पे आपको जरूरत लगती है जो चीजें समझाने, आप जिस चीज की गहराई में जा सकते हैं, बहुत सारी जानकारी दे सकते हैं। कुछ ऐसा है जो बच्चों के लिए नया है, उन्होंने कभी नहीं देखा या नहीं सुना या नहीं पता, तो वो चीज बच्चों को बांध के रखेगी। तब ऐसा होगा कि वो बच्चे आपकी क्लास में से हिलेंगे नहीं। एक एग्जाम्पल है, मैं आज से बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ। मैं अकाउंट्स पढ़ाती थी 11th-12th में, और एक दिन इसकी इकोनॉमिक्स की टीचर नहीं आए, तो उनकी प्रॉक्सी लेने के लिए मुझे क्लास में जाना पड़ा। अभी मैं अकाउंट्स पढ़ाती हूँ, मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था, हर रोज जाके मैं सीधा बोर्ड पे सम करना और वो सारा करना। अभी उस दिन जब ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था, इकोनॉमिक्स था, मैंने जाके उनसे पूछा आपका कौन सा पार्ट चल रहा है। उन्होंने बताया, मैंने देखा, मैंने कहा मैं आपको समझाऊं। बच्चे बोलते ठीक है। अभी उस क्लास में 12th स्टैंडर्ड है, कितने बदमाश बच्चे होते हैं आपको पता है। एक बच्चा वो इतना बदमाश, किसी के कंट्रोल में नहीं, पूरी स्कूल की नाक में दम कर रखा था और सबको पता था। मेरी क्लास में क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था, उसको सवाल करने ही पड़ते थे, तो वो शांत बैठता था। उस पीरियड में गई, मैंने समझाना शुरू किया। 35 मिनट का पीरियड वो लड़का ऐसे बैठा, हिला नहीं अपनी जगह से पूरे पीरियड। जब बेल बजी, मैंने कहा चलिए ठीक है, आज मैंने इतना समझा दिया, कल टीचर आए तो बता देना कि मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया है, तो वो आगे से पढ़ा देंगे। फिर मैंने उससे पूछा कहाँ हो आप, सुन रहे हो आप मुझे? तो खड़ा होके बोलता है, बोले मैडम, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में मैं हमेशा सो जाता हूँ। बिंदास बोल रहा है, वो 12th का बच्चा है। मैं हमेशा सो जाता हूँ क्योंकि इतना बोरिंग सब्जेक्ट है, मुझे मजा नहीं आता है। लेकिन आज पहली बार पता चला कि ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है और समझने में मजा भी आता है। बोले मैंने कभी ये लेक्चर सुना ही नहीं है, आज पहली बार सुना आपका लेक्चर पूरा। तो आपको बच्चों को बांधे रखने के लिए उनको बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें देनी होगी। तो आप अपने नॉलेज को बढ़ा के रखिए। यदि आपके पास इतना नॉलेज है कि आप देते जा रहे हैं, तो उनकी हिम्मत नहीं कि वो हिल जाए। और जबकि वो मेरे स्कूल का सबसे बदमाश लड़का था। अभी आज की तारीख में तो वो किसी अच्छी होटल में बहुत अच्छे जॉब, मैनेजर की जॉब पे काम कर रहा है। अपने अंडर में बहुत सारे लोगों को हैंडल करता है, अभी भी मिलता है, बात करता है। तो उनको बांधे रखना है। वो अभी भी आते हैं, भाई मैम हमारे जैसे बच्चे मिलते हैं आपको, वो पूछते भी हैं। उनको भी पता है कि वो किस तरह के थे। तो उन ऐसे मतलब बच्चों को पढ़ाना, उनको अनुशासन में लाना, तो आपका जितना नॉलेज ज्यादा होगा, उतना आपका कंट्रोल क्लास के ऊपर अच्छा होगा। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, पाठ्य पुस्तक का अनुसरण। एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे जैसे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि मैं डिटेल में समझाती हूँ, लेकिन मैं फिर उसको बाद में कवर भी कर लेती हूँ। जहां पे मुझे लगता है कि मुझे इस चीज को समझाने के लिए ज्यादा समय लेना है, वहां मैं ले लेती हूँ। और फिर जहां मुझे लगता है कि अब मेरे पास समय की कमी है, जैसे मैं अभी का एग्जांपल दूं कि मैं ऐसे इतना लेंदी सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा समय लगता है पढ़ाने में। तो मैंने ये किया कि क्वेश्चन आंसर जो सवाल जवाब लिखवाने होते हैं, तो क्योंकि कोरोना के टाइम पे सबके ग्रुप बन गए, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे, तो मैंने सारे क्वेश्चन आंसर को टाइप किया और मैंने उसकी पीडीएफ बना के बच्चों को डाल दी कि आपको लिखने का काम घर पे करना है, ताकि मैं यहाँ पे समझाने का काम कर सकूं। उसके अलावा मैं बच्चों को जो लंबे क्वेश्चन आंसर होते हैं उसको क्लास में याद करवाने के तरीके भी बहुत सारे बताती हूँ। तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। तो यदि मैं लिखवाने जाऊंगी तो मेरे पास टाइम कम पड़ेगा। तो मुझे अपना कोर्स खत्म करना है। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, ये आपकी लिमिटेशन होगी। जब आप क्लास में पढ़ाने जाएंगे, आपके पास, हमारे पास बच्चा सिर्फ 1 साल के लिए होता है। एक इतनी बड़ी किताब होती है, उस किताब में 20, 25, 30 सब्जेक्ट के हिसाब से चैप्टर होंगे, और सारे चैप्टर आपको लिमिटेड टाइम में खत्म करने होते हैं। अभी हमने इसके पहले भी डिस्कस किया कि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, सबकी जरूरत अलग अलग होती है, आपको बहुत सारे तरीके भी अपनाने पड़ेंगे। इन सबके साथ लिमिटेड टाइम में अपना कोर्स खत्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि साल भर का बच्चा आगे चले जाने वाला है। आपके पास उतना ही टाइम है। तो उसके लिए आपको कोई ना कोई तरीका, जैसे मैंने तरीका अपनाया कि मैं उसको लिखा हुआ भेज दिया घर पे, वो लिख के ले आया, और बाकी काम मैंने ओरल का स्कूल में किया। तो आपको अपना पार्ट जो काम है वो कैसे पूरा करना है, उसके लिए आपकी आप जहाँ पे है, वहां पे जो भी चीजें अवेलेबल है, उसमें आप क्या बेस्ट कर सकते हैं।
वो आपको सोचना होगा, डिसीजन लेना होगा। ठीक है, आई होप सबको मजा आ रहा है, बोरिंग तो नहीं लग रहा है? पक्का? ठीक है। आप सबके चेहरे पे एक जो स्माइल आई बड़ी चली, बहुत देर से सब सिर्फ चुपचाप ध्यान से सुन रहे थे, इसलिए मुझे थोड़ा सा ठीक है, स्माइल बहुत अच्छी लग रही है जी। बालेश्वर जी धन्यवाद। ओके, उसके बाद पाठ्यक्रम को सीमित समय में पूरा करना। जितना सारा पाठ्यक्रम है उसको सीमित समय में, और प्लस जितना बुक में है उतना तो आपको पढ़ाना ही है। तो इन दोनों चीजों को करने के लिए आपको अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे। ठीक है जी, रीता जी धन्यवाद, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो दो चीजें हैं, एक तो पाठ्य पुस्तक को पढ़ाना, कि पाठ्य पुस्तक में जितना उतना ही पढ़ाना, तो उससे उस लिमिटेशन के अंदर आके आपको पढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा, सीमित समय में पूरा करना। ये दो काम है, इन दोनों को काम, जी महेश जी, इन दोनों को आपको एक साथ पूरा करना है। ठीक है, तो ये आप कैसे करेंगे, आपकी कक्षा के और आपके बच्चों के ऊपर आधारित होगा, तो उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना होगा। इसके बाद है छात्रों में स्व प्रेरणा का अभाव। हम लोग जैसे होते हैं कि कोई एक चीज करनी है तो हम देखते हैं कि दो तीन लोग चार लोग हैं, वो तो हाँ ये करना है तो चलो हम कर ले। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ठीक है, बोला है, मांगेंगे तब करके दे देंगे। बच्चों में ये होता है, तो ये उनकी स्व प्रेरणा नहीं होती, अपने आप से उनको नहीं समझ में आता है कि हमको ये करना है। तो अभी उसको कैसे करेंगे? तो जैसे मैंने बताया, मैं अपनी क्लास में, मेरी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो लॉन्ग आंसर्स नहीं लिखते हैं, फर्स्ट टर्म में किसी ने नहीं लिखे। तो अभी मैंने दूसरी बार क्या किया कि जब मुझे उनको लॉन्ग आंसर्स करवाने थे, मैंने छोटी चीजें छोड़ दी। मैंने जो लॉन्ग आंसर थे उनको याद रखने के तरीके सीखा। याद रखने के तरीके कैसे करवाए? मैं बोर्ड के ऊपर पिक्चर ड्रॉ करके अधूरा सेंटेंस लिखती थी, या फिर मैंने उनको मतलब शॉर्ट हैंड जैसे सिर्फ दो दो तीन तीन शब्द लिखो और पूरा वाक्य समझ में आ जाए, इस तरह से। या मैंने उनको किसी जगह पे कुछ जानकारी रख के, या टुकड़े टुकड़े करके, बहुत लंबा जवाब है, मैंने उसको 5 6 7 टुकड़े कर दिए, उनको लाइन खिंचवा दी कि पहले इतना लर्न करो। सबको क्लास में बुलवाया, 2 बार बुलवाया, 3 बार बुलवाया, फिर सबने बोल लिया, फिर किसी एक को खड़ा करके बुलवाया। ऐसे करके मैंने क्लास के अंदर फिर वहीं से सबसे पूछा, फिर उनसे सबसे फिर से लिखने को। तो ऐसे अलग अलग तरीके अपनाए। फिर मुझे लगा कि जब मैं क्लास में मैं बोलती हूँ, तो कुछ बच्चे बोलते हैं मैम आप बोलते हो ना तब हमको लर्न हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं मैम आप बोलने के बाद हम एक बार पढ़ लें फिर हमको याद होगा। तो वहां मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ा। तो मैं उनको जहां जैसे जिसको, तो क्लास में मैं एक बार बोलती थी, एक बार बच्चों से बुलवाती थी और उनको बोलती थी जिनको लिख के याद हो रहा है वो एक बार लिख लो, और जिनको सिर्फ बोल के पढ़ के याद हो रहा है वो एक बार पढ़ लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैंने लाइन से इस तरह से सारे क्वेश्चन बच्चों को याद करवाए। तो आपको उनके मतलब टेक्निक सिखानी पड़ेगी उनको, कि यदि लंबा आंसर नहीं याद हो रहा है, या कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, या जो भी आपके विषय के अनुरूप चीजें हैं वो यदि नहीं हो रही, तो उसको कैसे करना, तो उसके अलग अलग तरीके आप जब उनको सिखाएंगे। तो ये जो स्वप्रेरणा, मतलब जिनमें स्वप्रेरणा नहीं, खुद नहीं करते, तो उनको हम फोर्सफुली क्लास में बिठा के करवा सकते हैं। जब हमने करवा दिया, देखिए याददाश्त सबकी बहुत अच्छी होती है। अ, और स्पेशली जब किसी के साथ कोई चीज जुड़ी हुई हो, जैसे मैंने कुछ बोला, इवन मीटिंग के बाद भी होगा कि मैंने जो चीजें बोली उसमें से कभी कोई चीज आपको सुनने में आएगी, तो आपको तुरंत दिमाग में मेरी बात याद आएगी कि हाँ मैम ने ऐसा बोला था, है ना? ऐसा बहुत बार बहुत सारी चीजें होती है। तो जो बच्चों को हमने क्लास में एक बार दो बार तीन बार बोला है, पढ़ाया है, लिखवाया है, तो वो पूरा नहीं तो कम से कम 60-70% तो जरूर याद रहेगा। तो उसका सेकंड टर्म ये हुआ कि काफी सारे बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। जब उनको इस तरह से याद करवाया तो उन लोगों की थोड़ी सी हैबिट हो गई, तो वो काफी बच्चे लिख पाए। तो ये थोड़े से तरीके कि जिस जो खुद नहीं करते तो हमको उनको धक्का देके करवाना है क्लास में, बट करवाना है उनसे। उसके बाद है नवीन तकनीकों का उपयोग। हम कैसे कोई नई टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे? बहुत सारे टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है। सॉरी, बच्चे जो हैं, अ, मतलब जिनके पास मोबाइल है या जिनको पता है, यदि कुछ ऐसे हैं जो थोड़े समझदार हो गए हैं, उनके पास जानकारी तो ढेर सारी है। उनको कोई भी क्वेश्चन हो, हम जिस टाइम पे पढ़ते थे या करते थे, यदि किसी चीज के बारे में जानना है तो हमको सोचना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था।
कि पहले तो किससे पूछे इस बारे में, कौन बताएगा हमको। उसके बाद यदि किसी किताब वगैरह से, तो किताब कहाँ मिलेगी, न्यूज़पेपर में यदि कोई कॉलम में मिल सकता है तो 15-20 दिन के न्यूज़पेपर निकाल के बैठ जाते थे कि इस बारे में कोई नॉलेज है, जानकारी। मतलब एक प्रश्न का जवाब हमको ढूंढना हो तो हमको काफी दिन निकल जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चों के लिए बहुत आसान है, फोन उठाया, गूगल में टाइप किया और उनको जवाब हाजिर है। तो जानकारी की उनके पास कोई कमी नहीं है, जानकारी उनके पास बहुत है। तो ये जो तकनीकें हैं वो उनको इतना तो हेल्प करती है जानकारी तो लेकिन उससे उसको ज्ञान में कैसे परिवर्तित करना और उस ज्ञान का उपयोग कैसे करना वो उनको नहीं पता। तो यदि आपको उनको वो सिखाना है तो उन तकनीकों का उपयोग आपको भी करना होगा। बच्चे जितना जानते हैं, बच्चे जो सीखते हैं, उसकी जानकारी आपको भी होनी चाहिए और उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको होनी चाहिए। जैसे मैं क्लास में जब पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ, जब बच्चों से बातें करती हूँ, मुझे पता है बच्चे कार्टून फिल्म देखते हैं या कुछ नई नई पिक्चरें आती है, नई नई एडवर्टाइज आती है, वो देखते हैं। तो जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं उसमें से एग्जाम्पल लेती हूँ। तो बच्चे बड़े आश्चर्य से, मैम आपने कार्टून का एग्जाम्पल दिया, मैम मैंने ये कार्टून देखा है, मैम आप भी देखते हो, ऐसे क्वेश्चन। हाँ, मैंने कहा मैं भी देखती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, मुझे पता है आप लोग क्या देखते हो, इसलिए मैं भी वो देखती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे बच्चों के कार्टून वगैरह कुछ ऐसी चीजें आती है कि जिसमें से हम उदाहरण लेके बच्चों को सिखा सकते हैं, जो सीखने लायक हो सकती है। या जैसे 6-7 के बच्चों के पास जाती हूँ तो मैं डिस्कवरी में क्या देखा, न्यूज में क्या देखा, नेशनल जियोग्राफिक पे क्या देखा, उस पे कोई प्रोग्राम अच्छा आ रहा है या कोई ऐसी चीज अच्छी आ रही है, तो वो मैं उन लोगों से डिस्कस करती हूँ। और मैं उनको बताती भी हूँ कि इस दिन ये प्रोग्राम आने वाला है, ये जरूर देखना, कि भाई ये प्लेनेट के बारे में बताने वाले, या ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में बताने वाले, या ये चंद्रयान के बारे में आने वाला है। जब कोई ऐसी चीज होती है, तो जैसे मंगलयान के ऊपर पिक्चर बनी थी, तो मैं जब डिस्कस करती हूँ तो वो सारी सारी चीजें, तो जब बच्चे इस तरह से, उनको भी पता होता है कि जो चीजें हम देखते हैं, जो चीज हम वापरते हैं, वो टीचर को भी पता है। तो वो आपसे एक तो आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, और जब उनको पता चलेगा कि हमसे ज्यादा टीचर जानते हैं, तो वो गलत उपयोग भी नहीं करेंगे। आप उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं थोड़ा सा उनके गलत उपयोग से, और उनकी जो मतलब उपयोगी है उनको भी प्रॉपर, उनको वही देखे। जैसे क्लास के अंदर मेरा बेटा स्कूल जाता है तो उसकी टीचर उसको वो बात की होगी, तो सब बच्चे बोलते हैं हम यूट्यूब पे बहुत सारा देखते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं। तो उनकी टीचर बोलती है ठीक है, आप वीडियो देखते, तो उन्होंने 2-3 नाम दिए कि इन इन हस्तियों के नाम डालना और फिर उनके वीडियो क्या आते हैं वो देखना। तो उन्होंने कुछ ऐसी जानकारियां दी कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो विकलांग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कितने अच्छे से मतलब सफलताएं हासिल की, किस मुकाम तक वो पहुंचे। तो इस तरह के, तो आप उनको चैनलाइज कर सकते हैं, क्या उनको देखना आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने आप को भी अपडेट रख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, उसके जो बदलाव आ रहे हैं, हर एक पीढ़ी के बाद कुछ बदलाव होते हैं। आप यदि थोड़ा सा सोचें तो आपके जमाना जब आपने पढ़ाई की, या आप अभी जिसमें हैं, आपके पिताजी जब आपकी उम्र के थे और उनके पहले या आपके बाद वालों का, आप जो डिफरेंस है उसको देख और समझ सकते हैं। जैसे विज्ञान की प्रगति जितनी स्पीड में हो रही है, जितनी तेजी से हो रही है, उसके साथ जो बदलाव आ रहे हैं, तो हम जिस पीढ़ी को पढ़ा रहे हैं वो पीढ़ी हमसे भी बहुत ज्यादा एडवांस टाइम में रहेगी। तो जो ईश्वर भी जो उनको बनाता है, उनको दिमाग देता है, वो इस तरह के देता है कि वो उस टाइम में जी पाएंगे। तो हमारे बाद जो हम जिस पीढ़ी को पढ़ाने वाले वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है, तो हमको भी उनके साथ उस लेवल तक अपने आप को लाना पड़ेगा। तो हम मतलब एक आने वाली पूरी स्मार्ट पीढ़ी को हम तैयार कर रहे हैं, तो हम यदि स्मार्ट नहीं होंगे तो वो कैसे होगी। पहले हम अपने आप को तैयार करें, फिर हम उनको कर पाएंगे। ठीक है। तो जितनी न्यू टेक्नोलॉजी आप उपयोग में ला सकते हैं, अपनी कक्षा में उपयोग में ले सकते हैं। आप क्लास के अंदर वीडियो बता सकते हैं, क्लास के अंदर पिक्चर। मैं जब पढ़ाती हूँ अपना मोबाइल लेकर जाती हूँ, और जैसे कुछ भी चीज आती है, बच्चे जैसे अभी मैं पढ़ा रही थी, तो अजंता एलोरा की गुफा है, मैंने उनको बताया कि अजंता में एक गुफा है कि जिसको ऊपर से कटिंग की गई, और पूरी एक ही पत्थर से पूरा मंदिर बना है। शायद आप लोगों को भी पता होगा, कैलाश टेम्पल, अजंता। बच्चे बोले मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पत्थर में से पूरा मंदिर बन जाए। मैंने उनको तुरंत उसका खोल के पिक्चर दिखाया,
और मैंने उनको 2-3 पिक्चर बताया, अलग अलग एंगल से उसके जो फोटोज थे वो दिखाया और मैंने उनको समझाया। फिर मैंने उनको बोला कि आज आप जाके घर पे जाके इसके बारे में जाके गूगल पे सर्च करना और जानकारी निकालना। दूसरे दिन बच्चे आके बोलते कि यस मैम हमने देखा इतना, मतलब उसके बाद वो आश्चर्य में थे कि ऐसी चीज कैसे बन सकती है, इतने सालों पहले 1200 साल हो गए वो मंदिर ऐसे बना हुआ, कौन बना सकता है, कैसे बना सकता है इतनी सारी मूर्तियां और एक ही पत्थर में। तो बच्चे उसको फिर एडमायर करना सीखते हैं। तो आप जितना ज्यादा जानते होंगे और जितना अच्छे से उपयोग कर पाएंगे तो उतना आपके लिए, मतलब आपको प्रभावी शिक्षक बनाने के लिए मदद करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है मूल्यांकन में परेशानी। हमने पढ़ा तो लिया, जब हम टेस्ट लेते हैं बच्चों की तो हम किस हिसाब से लें? हमको पता है कि जो हमारी क्लास है सारे बच्चे एक जैसे नहीं है। कोई लिखता अच्छा है, कोई बोलता अच्छा है, कोई करके अच्छा दिखा सकता है ना। मेरी क्लास में बच्चा एक, उसको लिखने को बोलो तो वो एक भी लाइन नहीं लिख पाएगा, लेकिन आप उसको कुछ चीज दे दो बनाने को तो वो ऐसे ऐसे गैजेट बना के ले आता है जिसकी कोई हद नहीं। तो हर एक का अलग अलग होता है, तो अब हम मूल्यांकन बच्चों का कैसे करें? आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस तरीके से बच्चों को जज कर सकते हैं। सॉरी, आपको उनकी मौखिक परीक्षा ले सकते हैं आप। विनय जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैम, जैसे अभी आप मूल्यांकन के बारे में बोले उसी के बारे में कुछ जी जो हमको आता है वो बता रहे थे। जी बोलिए। बच्चों का बहुत जरूरी है। मूल्यांकन का तरीका हो सकता है। किसी बच्चे का मूल्यांकन उसके जो है परिवेश के आधार पर भी ले सकते हैं। उनका परिवेश कैसा है, वो किस परिवेश में रहता है, उसका जेनेटिक गुण भी हो सकता है। और मूल्यांकन हम ले सकते हैं उसका। हेलो जी 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 विनय जी सुन रहे हैं जी आपको। मैम। हेलो 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 जी विनय जी। तो इस तरह से हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं मैम। जी धन्यवाद विनय जी। जैसे विनय जी ने बताया, हमको सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो बच्चा कहाँ से आ रहा है, कैसे परिवेश से आ रहा है, हर चीज को ध्यान में रख के हमको उसका मूल्यांकन करना होगा। तो आपको मूल्यांकन के अलग अलग तरीके भी अपनाने होंगे। किसी का आप मौखिक कर सकते हैं, किसी का लिखित कर सकते हैं, किसी का आप प्रैक्टिकल देखकर कर सकते हैं। हर एक का अलग अलग तरीका होगा, हर एक के अलग होंगे। तो आपको कब कहाँ कैसे किसका मूल्यांकन करना है वो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, उसके आपको तरीके हम जब आगे करेंगे तो डिस्कस करेंगे इस बारे में डिटेल में, बट आपको ये चीज पता होना चाहिए। उसके बाद है प्रश्न पत्र बनाना। अभी मूल्यांकन करने के लिए एक जो हमारा अभी जो मेन तरीका है फेमस, वो है हम लिखित परीक्षा लेते हैं तो उसमें प्रश्न पत्र बनाते हैं। अभी जो प्रश्न पत्र बनाना है वो भी एक ऐसा काम है, बहुत मुश्किल काम होता है। यदि आप में से किसी ने बीएड किया या कर रहे हैं तो उनको पता होगा कि प्रश्न पत्र बनाते टाइम हमको क्लास के हर बच्चे का ध्यान रखना होता है। हमारा प्रश्न पत्र जो है यदि 100 मार्क्स का है, मतलब तो 40 मार्क्स 40% का प्रश्न पत्र ऐसा होना चाहिए कि जिसको हर बच्चा अटेम्प्ट कर सके, जिसमें सिंपल क्वेश्चन हो, बिल्कुल आसान चीजें हो कि 40% तक सब लोग एटलीस्ट कर सके। दूसरा 40% ऐसा होना चाहिए जिसका लेवल थोड़ा सा हाई हो, कि जिसके लिए बच्चों को सोचकर समझकर फिर जवाब देना पड़े, है ना। वहां पे हमको पता चले कि बच्चे ने कितना सीखा है। और एटलीस्ट 20% ऐसा हो कि जो थोड़ा सा लेवल हार्ड हो, कि जिसने सीखा है, समझा है और उसके बाद अपना दिमाग लगाया है तो ही वो आंसर कर सकेगा, वरना उसको मुश्किल होगी। तो क्लास का रिजल्ट आपका तभी सही आएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा पास हो, क्योंकि हमारे क्लास में जो इतने बच्चे बैठे हैं वो सब कुछ ना कुछ तो जरूर सीखेंगे। ठीक है,
तो जो कुछ मतलब 40% तक ऐसा हो जो सब बच्चा अटेम्प्ट करे, तो कम से कम 35 मार्क्स जरूर लाएगा बच्चा और आपकी क्लास मोस्टली पास होगी। लेकिन लेवल वहां बढ़ेगा जो बाकी के 40 मार्क दिए है, और सबसे हाई लेवल तब जो बाकी का 20% है जो एकदम टफ आपने निकाला है और उसको बच्चा यदि लिख लेता है उसके जवाब दे सकता है। तो ये एक तरीका होता है प्रश्न पत्र बनाने का। तो जब आप कक्षा में जा रहे हैं, आपने पढ़ा लिया, उसके बाद जब एग्जाम लेना है तो पेपर बनाते हुए इन चीजों को ध्यान रखिए। यदि आप बीएड करते हैं तो ये एक बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत डिटेल में समझाया जाता है किस तरह के प्रश्न लेना। सिर्फ जानकारी वाले प्रश्न होते हैं, कुछ होते हैं जिसमें बच्चे सिर्फ याददाश्त से आंसर देते हैं, कुछ में समझ के आंसर देना होता है उनको, है ना, कुछ में उनको सोच के खुद के अपने उदाहरण करके फिर आंसर देना होगा। तो अलग अलग तरह के प्रश्न हैं, वो आपको सारे इसमें प्रश्न पत्र में लेने होंगे। उसके बाद है विद्यार्थियों से कक्षा से बाहर काम करवाना। आपकी कक्षा में आके तो आपने उनको कंट्रोल कर लिया, आपने उनको पढ़ा लिया, लेकिन आप जब सामने नहीं है तब भी बच्चा आपका पढ़ाया हुआ सीखे और काम करे। इसके लिए आपको बहुत अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे। उसके लिए बच्चों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। पहले तो हम यहाँ पे उसको लालच भी बोल सकते हैं कि जो कल इतना काम करके लाएगा हम उसको क्लास में या तो आप उसको मॉनिटर बनाइए, या उसमें कुछ उसको स्पेशल कुछ गिफ्ट दीजिए, या उसको कोई स्पेशल टाइम या कुछ उसको कोई एक ऐसा काम जिसको करने में बच्चों को मजा आता है, कुछ ऐसा काम करने के लिए दीजिए। मतलब ऐसी कोई उनको लालच देंगे तो वो काम करके आएंगे। या वो काम ऐसा है जिसको करने में मजा है, कुछ प्रोजेक्ट बनाने को दिया, कुछ जानकारी इकट्ठा करने को दी, कुछ चित्र बना के या कुछ प्रयोग करके लाने को कहा, तो बच्चे इंटरेस्ट से करेंगे। तो इस तरह का कुछ आपको करना होगा कि जिससे वो बच्चे आपकी एब्सेंस में भी वो काम करें। ठीक है। अभी एक परेशानी कक्षा के अंदर ये आती है, और स्पेशली आप लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं या जहाँ रहते हैं वहां मैंने देखा है कि संसाधनों की कमी होती है। सारी चीजें जो बच्चों के लिए करना है, हर चीज अवेलेबल हो आपके पास, हर चीज मुमकिन हो, ऐसा होता नहीं है। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको खुद वो बनाने पड़ेंगे टीएलएम, या आप खुद बनाइए, या आप बच्चों से बनवाइए, या आप ऐसी चीजें जो आपके आसपास अवेलेबल है, आपका जो भी विषय है उसके अनुसार से आपके आसपास कोई चीजें मिल जाती है तो उनका उपयोग करिए। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे जोड़ना या घटाना सिखाना है, तो आपको कुछ ना मिले तो आप आसपास यदि पेड़ पौधे हैं तो उसके पत्ते या उसपे से कोई फल या कोई फलियां तोड़ ले, या कुछ पत्थर कंकड़ है यदि तो उनके टुकड़े, या बच्चों के पास कंचे हैं या कुछ जैसे कवेलू वगैरह टूटा है तो उसके टुकड़े। तो आपको जो चीज अवेलेबल होती है, आपके पास जो भी मिलता है, आप उससे, कुछ नहीं तो आपके नजर चूड़ियां वुड़ियां पड़ी है या कुछ ऐसी चीजें, तो जो आपको अवेलेबल है उससे आप सामने रख के फिर बच्चों को घटाना जोड़ना, ये ले लिया ये दे दिया, तो उससे होगा ये कि बच्चों को बहुत मजा आएगा। क्योंकि जब किताब के अंदर करवाते तो शायद इतना नहीं सीखते हैं जितना दूसरी चीजों को हैंडल करके बच्चे सीखते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपका जो भी पार्ट है उसको कितने तरीकों से आप बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे इंटरेस्टिंग उसको बना सकते हैं। तो ऐसे जो भी अवेलेबल सामग्री है उसमें कितना आप ज्यादा उपयोग कर सकते हैं उसको इस तरह से करिए। फिर एक प्रॉब्लम है माता पिता के सहयोग की कमी। जितने टीचर है उनको पता होगा, जो बच्चे ज्यादा कमजोर होते हैं, जो ज्यादा मस्तीखोर होते हैं, आप उनके पेरेंट्स को बुला के थक जाइए, वो स्कूल में नहीं आएंगे। आप ही गए, हाँ मैम, हाँ सर, अगले दिन फिर वही हाल होता है। ये फेस करते हैं आप लोग? यस मैम। सब लोग फेस करते हैं। तो ये परेशानी आपको कक्षा में आएगी कि माता पिता का सहयोग नहीं मिल रहा है। इसके लिए यह है कि आप पेरेंट्स को बुलाइए, उनको समझाइए। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं मतलब केजी सेक्शन संभालती थी, तब नर्सरी में एक लड़की थी। उस लड़की की मतलब याददाश्त तो इतनी तेज, एक भी शब्द आपने यदि क्लास में बोला है उसको कभी भूलती नहीं थी। वो चाहे इंग्लिश में बोला है, हिंदी में, गुजराती में, किसी भी भाषा में हमने बोला था उसको कभी भूलती नहीं। और उसको एक बार कोई एक चीज समझा दो, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं, एज इट इज वो आपको बोल के बता सकती थी। इतना शार्प माइंड। लेकिन उसके हाथ पैर उसके कंट्रोल में नहीं थे।
उसको कोई चीज उठा के यहाँ से यहाँ रखने को बोलो तो वो उसको समझ में नहीं आता था कि उसको कहाँ एग्जैक्टली रखना है। उठाना है तो कौन सी चीज उठाना है उसको नहीं समझ में आता था। अभी ये उसकी प्रॉब्लम मुझे समझ में आई। मैंने तो समझा, मैंने उसके पेरेंट्स को एक बार बताने की कोशिश भी की। तो उस बच्ची को हर चीज में मदद की जरूरत होती थी। तो मैंने पेरेंट्स से कहा तो वो बोलते अभी तो छोटी है इसलिए उसको ये वो। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मुझे उनको एक दिन सैटरडे के दिन हमारे बच्चों की छुट्टी होती है, मैंने उनको घर पे स्कूल में बुलाया। और कम से कम मैंने 2 घंटे उनके सामने जितने भी हम खेल एक्टिविटी बच्चों को करवाते वो सारे खिलौने सामने रखे। और मैंने कहा अब आप सिर्फ चुपचाप बैठकर देखिए और मैं एक्टिविटी बच्चे से करवाती हूँ, और फिर आप ऑब्जर्व करना। और आप चाहो तो मैं किसी दूसरे बच्चे को बुला के वो एक्टिविटी करवा के आपको दिखाऊं कि इस उम्र के बच्चे किस तरह से करते हैं। ठीक है? मैंने उनको वो सारी उस लड़की को चीजें बोली कि चलो ये उठा के यहाँ रखो, ये इसमें रख के दिखाओ, ये जोड़ के दिखाओ। ये खिलौने जो होते हैं उनके ज्वाइन करने वाले, तो छोटी छोटी चीजें जैसे वो रिंग लगाना, छोटे से बड़ी रिंग उठा के लगाना। मैं उसको बोलती हूँ कि ये रेड रिंग उठा के इसमें डालो, तो उसको रेड कौन सा कलर, रेड कलर को पहचानती अच्छी थी। मैं यदि पूछूंगी ये कौन सा कलर तो बोलेगी रेड, लेकिन वो रेड तक उसका हाथ जाए वो उठा के उसको रखे, इतनी कैपेसिटी उसमें नहीं थी। तो ये जब मैंने 2 घंटे पेरेंट को अपने सामने बिठा के समझाया तब उनको समझ में आया। उसके बाद वो डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने बोला कि सच में उसको फिजिकली उसका डेवलपमेंट नहीं है और उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं है। दिमाग तो काम करता है लेकिन दिमाग से जो मैसेज उसके हाथ तक जाना है, उसकी आंख ने देखा वो चीज हाथ से उसको उठाना और उसको जहां बोला है वहां पे रखना, ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन की बात होती है। तो वो कोऑर्डिनेशन उसमें मिसिंग था। अभी ये चीज पेरेंट्स को समझ ही नहीं आती। वो घर में छोटी है बच्ची नहीं आ रहा है वो हेल्प कर देते हैं, तो वो हेल्प करते रहते वो बच्ची कर ही नहीं पाती। तो ये बहुत बार ऐसा होता है कि हमको पेरेंट्स के पीछे पड़ना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि आपके बच्चे की ये परेशानी है और उसका ये हल है तो आप इतना कीजिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जब आपको एज अ टीचर थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे पड़ना पड़ेगा। तो माँ बाप से मिलिए, बताइए और उनका सहयोग सामने से लेना पड़ेगा। यदि नहीं मिलता है तो उनके पीछे पड़ के करवाना पड़ेगा। एक और प्रॉब्लम जो है, अशिक्षित माँ बाप। बहुत सारे बच्चे, हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे मीडियम में पढ़े। आजकल तो इंग्लिश का क्रेज बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पे, तो माँ बाप भले ही पढ़े लिखे नहीं लेकिन बच्चे को इंग्लिश में डाल दिया। बच्चे को आपने डाल दिया स्कूल में, टीचर पूरा इंग्लिश में बोल रही है, उसके दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है क्योंकि घर में उसको माहौल ही नहीं मिला, उसको इंग्लिश समझ ही नहीं आती है। तो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चे की भी परेशानी है। आपने उसको ट्यूशन भेज दिया, ट्यूशन वाली टीचर क्या पढ़ा रही है पता नहीं। यहाँ पे भी आपको माँ बाप को बुला के समझाने की जरूरत पड़ेगी कि उसका ट्यूशन में आप ध्यान दीजिए। आप पढ़ा नहीं सकते हैं, बात सही है, लेकिन बच्चा जो पढ़ रहा है टीचर से आके मिलिए, पूछिए उसके कैसे उसने पढ़ा, सही है गलत है। तो ये सारी बातें मतलब उनको समझाना, उनसे फॉलो अप लेना, उनके पीछे पड़ना। तो ऐसे माँ बाप को समझाना भी थोड़ा सा टेढ़ी खीर होती है। तो उसकी कला आपको आनी चाहिए। आपको सीखना पड़ेगा कि पेरेंट्स से कैसे डील करना। ये क्लास की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पेरेंट्स से डील करना, उसको सीखना पड़ेगा। इसके अलावा शिक्षक को एक साथ बहुत सारी भूमिकाएं निभानी होती है। एक शिक्षक एक टाइम पे जब शिक्षक है, मैं स्कूल में अपनी ऑफिस में बैठी हूँ, सुबह से मेरे पास कम से कम 15 से 20 बच्चे आते हैं। एक आता है मैम पेट दर्द कर रहा है, मैम बुखार आ गया, मैम सिर दर्द कर रहा है, मैम ये, मैम इसने मार दिया, मैम उसने वो कर दिया। तो हमको उनकी बॉक्सिंग हुई तो हमको उनके लिए रेफरी भी बनना पड़ेगा। यदि उनको बीमारी हुई तो हमको उनके नर्स भी बनना पड़ेगा। अभी पिछले मतलब एक आध महीने के अंदर ऐसा 2-3 बार हो गया कि बच्चे दौड़ा भागी कर रहे थे, चलते चलते कोई सीढ़ी से गिर गया, कोई यहाँ काट लिया, किसकी यहाँ लग गई। तो आपको उठ के खड़े होके उसका मेडिकल बॉक्स लेके उसका मतलब उसका फर्स्ट एड भी करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। इवन क्लास के अंदर भी कभी कभी कुछ बच्चे बहुत ज्यादा उदास है, सैड है, कुछ हो गया, तो आपको उनकी काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी, तो आपको काउंसलर भी मिलना पड़ेगा। तो एक टीचर होने के साथ साथ और बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है। छोटी क्लास के अंदर तो स्पेशली मतलब लेडीज टीचर हम लोग रखते हैं, क्योंकि बच्चे अपनी माँ से ज्यादा जुड़े होते हैं। वो मम्मी को छोड़ के आते थे, मम्मी जैसा कोई दिखेगा तो वो उनके साथ इजीली रह सकते हैं। तो आपको उनकी मदर का भी रोल निभाना पड़ेगा।
तो ऐसे बहुत सारे रोल है जो आपको एक साथ निभाने हैं। आपको अपने आप को इतना इक्विप करना पड़ेगा, मतलब आपको सारी चीजें आनी चाहिए, सारा हैंडल करना आना चाहिए, और आपको उनकी जरूरत समझ में आना चाहिए कि कब उनको क्या जरूरत है, आप उस तरह से उस वक्त उनकी मदद कर सके। ठीक है। अब एक जो लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, टीचर के पास समय का अभाव होता है। जितने टीचर है उनको पता है समय का अभाव आप सबके पास हमेशा रहता होगा, क्योंकि हम स्कूल में पहुंचते हैं, वहां से पहले पीरियड से आखिरी पीरियड तक आपके पास काम होता है। एक आध पीरियड यदि आपको फ्री मिल रहा है तो उस पीरियड में आपको अपना रजिस्टर वर्क करना है, बच्चों की अटेंडेंस डालनी है, बच्चों की नोटबुक चेक करनी है, एग्जाम हुई तो बच्चों के पेपर चेक करने हैं, उसके बाद गवर्नमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन आई तो वो सारी इन्फॉर्मेशन डाटा रजिस्टर आपको कंप्लीट करके देना है, भर के देना है। बहुत बहुत सारी चीजें होती है काम आपके पास। तो जब आप टीचर बनेंगे तो मतलब अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके जाना कि मुझे पढ़ाने के साथ साथ ये जितना सारा ऑफिशियल वर्क होता है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाना हमारा काम नहीं है। जो पढ़ाया है, जिन बच्चों को रखा है, उन बच्चों की जानकारी को लंबे समय तक रखना होता है हमारे पास। तो वो सारी चीजें नोट डाउन करना, वो सारी चीजें तैयार करना, ये भी हमारा काम है। तो इन सब कामों को निपटाने के लिए आपको थोड़ा सा स्पीड में काम करना सीखना होगा। आप लोगों ने समय प्रबंधन सीख लिया? आपके जो वेबिनार चल रहे, समय प्रबंधन आया नहीं आया? अभी प्लीज आंसर करिए, आया या नहीं आया? निशा जी नहीं आया, ठीक है। तो अभी अब आएगा आपको। आपको सबको दिन के 24 घंटे मिले हैं, है ना? टाटा को भी 24 घंटे, अंबानी के पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे। वो करोड़ों में कमाते हैं, हम हजारों में सिमट जाते हैं, है ना? तो टाइम उनके पास भी वही है, हमारे पास भी वही है, लेकिन वो लोग अपने टाइम का उपयोग कैसे करते हैं कि वो यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है। इवन घर के अंदर जो लेडीज होती है, आप जितनी लेडीज है सबको पता होगा, आप यदि स्कूल पढ़ाने जाते हैं तो आप अपने घर का काम भी देखते हैं। आपके पड़ोस में कोई है, वो सिर्फ घर में रहती, तो सिर्फ घर का काम करके उनका सारा दिन निकल जाता है। आप घर का भी काम कर लेते हैं, आप स्कूल का भी कर लेते हैं। मेरे साथ तो ये होता है। मेरी पड़ोसन, मैं पहले जहाँ रहती थी, मैं जब सुबह 7 बजे स्कूल के लिए निकलती थी, मेरी आदत है घर से निकलते हुए हम भगवान का नाम लेते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं। तो मैं जब घर से निकलती दरवाजे से बाहर, अच्छा विनय जी, ओके, मैं जब घर से निकलती तो मैं जय श्री कृष्ण बोल के निकलती हूँ। तो वो, उनका दरवाजा मेरे दरवाजे के पास में था तो उनको सुनाई देता। तो जब मैं दोपहर में वापस आती थी 1-1:30 बजे, तो तब वो मुझे दरवाजे के पास में, बस अब तो मैं सोने जा रही, मतलब मैं जब घर से निकली हूँ तब तो वो सोकर उठी है। उसका ये था कि मैं वो मुझे हमेशा बोलती कि जब आप जय श्री कृष्ण बोल के निकलते हो ना, फिर मुझे पता चलता है कि 7 बज गए, अब मुझे उठना है। और जब मैं वापस आती थी तब तक तो वो, मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं सोने की तैयारी हो, जबकि मैं घर आके मुझे दोपहर का सारा काम बाकी होता था। तो दो लोग जो एक जगह रहते हैं, मैं उसी टाइम में इतना सारा काम कर लेती हूँ और वो मेरे जाने के बाद उठती है, और मेरे आने से पहले उसकी दोपहर की नींद का टाइम हो गया है। तो कौन किस समय को कैसे उपयोग में लेता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो आपको अपना टाइम मैनेज करके हर एक काम को प्रॉपर टाइम में निपटाना होगा, हर चीज को सीखना। तो जब भी आप जाएंगे तो हर काम के लिए अपना टाइम स्पेसिफिक रखिएगा। ठीक है। तो ये थे, एक कक्षा में जाने के लिए आपके पास क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, है ना? कक्षा में क्या क्या परेशानियां आपको आ सकती है और उनसे आप कैसे निपट सकते हैं, इस बारे में हमने आज डिस्कस किया। इसका पीडीएफ आपको इसके बाद ग्रुप में जरूर डालूंगी। ठीक है। अब मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लोग पहले पारस 1 में थे वो बाद में बोलिएगा, सबसे पहले पारस 2 वाले आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप उनको सुन के फिर जवाब देंगे, मुझे वो नहीं सुनना है, मुझे आपसे सुनना है कि आपने कितना सीखा और समझा। ठीक है। तो मौसमी जी अनम्यूट करिए अपने आप को। मौसमी जी।
मौसमी जी, जी आप मैम, सुन कंटिन्यू सकती हैं? करिए। मौसमी कुमारी, आप सुन सकती हैं हमको? अनम्यूट हो गई मैम, अब कंटिन्यू करिए आप। ठीक है। अच्छा चलिए, विनय जी, आप मुझे मदद करेंगे? पारस 2 वाले जो लोग हैं, आप उनको बुलाएंगे खाली, कौन कौन है, तो हम जी उनसे मैम। सुने उन्होंने क्या सीखा। जी मैम। जी, धन्यवाद। अर्चना कुमारी, मधुबन। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम, आज हम ये सीखे इस वेबिनार में कि हमको स्कूल में जा करके पहले से तैयारी कर लेना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है। स्कूल में जा करके क्लास में जा सोचना नहीं कि क्या पढ़ाए नहीं पढ़ाए, इसका बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। जी, आप कौन सा विषय पढ़ाएंगी? आपने क्या किया है? कुछ भी नहीं मैम। ग्रेजुएशन? हाँ, किस सब्जेक्ट में? सोशियोलॉजी। अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद अर्चना जी। जी विनय जी, नेक्स्ट कौन होगा? धनंजय कुमार, मधुबन। धनंजय जी। नेक्स्ट लेते हैं मैम, शायद आवाज नहीं मिल रहा जी। उनको। आशा देवी सिंहपुर। मेरी आवाज जा रही है मैम? जी, आपकी आवाज आ रही है। आशा आशा देवी, देवी सिंहपुर। अनम्यूट करिए। जी। मैम, जय जिनेन्द्र। हमें दिन को मैनेजमेंट करना है और बच्चों के किस तरीके से हम पढ़ाएं जो बच्चा समझे। अलग अलग तरीका से या तो खेल के माध्यम से हमें बच्चों को समझना है और सिखाना भी है। और अनुशासन में रह के कक्षा में जाके ये नहीं सोचना है कि हमें क्या विषय पढ़ाना है नहीं पढ़ाना। कक्षा में जाने से पहले हमें तैयारी अपना करके जाना है कि जी। हमको ये विषय पढ़ाना है। जी आशा जी। आशा जी, आपकी क्या है क्वालिफिकेशन? हिस्ट्री होने से में। बढ़िया। थैंक यू मैम। धन्यवाद आशा जी। थैंक यू मैम। आशा कुमारी मौजपुर थी मैम। ये आशा देवी मौजपुर है, ये जो जिन्होंने अपने प्रतिक्रिया दिया। अच्छा। और आशा आशा कुमारी जो है वो सिंहपुर की है। आशा कुमारी सिंहपुर, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आज के वेबिनार में हमें यहाँ सीख मिला, जैसे कि अगर हमें स्कूल जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो हमें सबसे पहले सोच लेना चाहिए कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे, उसको कैसे समझ में आएगा, उसको किस प्रकार से हम समझा पाएंगे। सबसे पहले हमें जाके बुक को नहीं देखना है, सबसे पहले बच्चों को देखना है कि कैसे कैसे बच्चे हैं। उससे पहले जानकारियां लेंगे, समझेंगे उसको। उसके बाद अपने बुक को किसी माध्यम से पढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया।
आशा जी बहुत अच्छे से बोल रही हैं, आप घबराइए मत, बिल्कुल सही जा रही हैं। जैसे कि अगर मैथ हो गया तो उसको मैथ में 1 2 जैसे कि जोड़ घटा है तो किसी बच्चे को आपस में खड़ा कर देंगे। उसके बाद उनसे बोलेंगे यहाँ पे अगर 2 है और 2 इधर है, तो उसको अगर वापस में अगर गिनेंगे तो कितना होगा? अगर फिर घटा हो गया तो उसमें से अगर घटा देंगे 2 तो कितना बच जाएगा? इस प्रकार से समझ में आएगा और सबको भी मजा भी आएगा। बहुत बढ़िया। हम्म। ठीक है आशा जी, बहुत अच्छे से बताया आपने। आपने क्या पढ़ाई की है? हिंदी, MA BA? बीए। बहुत बढ़िया आशा जी, धन्यवाद। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। नेक्स्ट है सावित्री कुमारी जयनगर। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हम आज सीखे आज कि मतलब बच्चों स्कूल जाएंगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए तो घर से तैयारी कर लेंगे कि कौन सा विषय पढ़ाना है आज। जैसे मैथ पढ़ाना है तो घर में तैयारी कर लेना है कि आज स्कूल में जाएंगे तो मैथ पढ़ाएंगे, तो उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं होगा उसका तो बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। जैसे जोड़ घटाव सिखाना है तो पैसा के माध्यम, कंचा के माध्यम या फिर खेल के माध्यम से बता सकते हैं। अगर जी। पैसा है, रुपया मतलब 5 सिक्का है तो बच्चों को बोलेंगे कितना सिक्का है, बोलेगा 5। उसी में हम बोलेंगे कि घटाव करना है तो 2 गो ले लेंगे, कितना बचेगा, बोलेंगे 3। इस तरह से माध्यम से जोड़ घटाव गुना भी सीख जाएगा। ठीक है। और छात्रों में स्वयं प्रेरणा, अगर बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है तो बोर्ड पर फिगर छाप देंगे। अगर उसका लॉन्ग क्वेश्चन आज नहीं हो रहा है तो शॉर्ट क्वेश्चन छोटा सा कर देंगे। और शिक्षक को बच्चों को बाहर का काम करना है तो बच्चों को लालच देना होगा कि बच्चा तुम अगर इस काम को करेगा तो तुमको मॉनिटर बनाएंगे। इस तरह से बच्चा जल्दी काम करता है और अच्छा से पढ़ के भी आता है। जी, बहुत बढ़िया सावित्री कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। पूजा कुमारी पुर्निटाण और उसके बाद सरिता राज तैयार रहेंगे बोलने के लिए। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आज का वेबिनार था कक्षा की चुनौतियां और उनके समाधान। जी। इससे हमने यह सीखा कि शिक्षा की गुणवत्ता, जैसे कि किसी सवाल मतलब क्लास में जाने के लिए हमें पहले पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। कोई भी बच्चे सवाल करे तो उनका जवाब हमें पहले से ही रेडी रखना चाहिए, उनका उदाहरण भी हमें पहले से रेडी रखना चाहिए, उसके बाद ही हमें क्लास में जाना चाहिए। तो जैसे शिक्षा की गुणवत्ता कहलाते हैं। उसके बाद बच्चों, कमजोर छात्र, जैसे कि क्लासरूम में तो बहुत बच्चे होते हैं, तेज बच्चे भी होते हैं, कमजोर बच्चे भी होते हैं, लेकिन हमको कमजोर बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो सीख सके, उनको ज्यादा ध्यान दिया जाए। इससे हम कमजोर छात्र पर ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद अनुशासन का अभाव, बच्चे अनुशासन में रहते तो हैं लेकिन कुछ बच्चों के कारण से अनुशासन में नहीं रह पाते हैं। जैसे क्लासरूम में तो 1-2 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो बदमाशी करते हैं। ऐसे बच्चों को हम कार्य मतलब कुछ ऐसे कार्य दे देना चाहिए जो उस कार्य में बिजी रहें और दूसरे बच्चे को परेशान ना कर पाए, ताकि बाकी के बच्चे भी अनुशासन में रह सके। उसके बाद
पाठ्य पुस्तक को पढ़ाना, जैसे कि हम जैसे पढ़ाते हैं मतलब समय के अनुसार ही हमको सभी सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहिए, सभी विषय को पढ़ाना चाहिए। हेलो सावित्री जी, आप अपने आप जी, को जी। अनम्यूट करें। सावित्री कुमारी सिंहपुर, अनम्यूट करें आप, और जयनगर। नेट खत्म है इंग्लिश में। जी पूजा जी कंटिन्यू रहिए, आवाज आ रही है आपकी। आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है आ पूजा रही है। हाँ, तो उसके बाद जैसे नैतिक तकनीकियों का उपयोग करना, जैसे पहले तो बच्चों में न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ प्रश्नों को अगर उत्तर खोजना पड़ता था तो खोजते थे, परंतु आजकल तकनीकों के माध्यम से हम किसी भी गूगल में किसी भी प्रश्न का जवाब तुरंत निकाल सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न पत्र बनाना, जैसे कि हम बच्चों के लिए अगर प्रश्न बनाएंगे तो हमें कमजोर बच्चों के लिए 40% मतलब ऐसे प्रश्न बनाना चाहिए जो बच्चे पास हो सके। उसके बाद 40% ऐसे सोच समझ कर जो पास करें उसके लिए ऐसे प्रश्न बनाना चाहिए, और 20% ऐसे बच्चों के लिए बनाना चाहिए जो सोच के समझ के अपने दिमाग के माध्यम से सब कुछ जवाब रेडी कर सके। बहुत बढ़िया पूजा जी, आपने आई थिंक सब कुछ नोट किया है अच्छे से। जी। बहुत बढ़िया पूजा जी, ये सबसे अच्छा तरीका है। आप जितने भी सीखने वाले हैं, आपसे निवेदन होगा कि आप जब भी इस तरह के वेबिनार या क्लास में बैठे तो पूरी तैयारी के साथ बैठे, कॉपी नोटबुक लेकर के, मतलब पेन लेकर के ही बैठे, ताकि ये आपका एक नोट का नोट भी हो जाएगा और आपको प्रतिक्रिया देने में किसी तरह की असुविधा या झिझक भी नहीं होगी। तो नेक्स्ट सरिता राज जी। पूजा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और सरिता जी से आग्रह करेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें। सरिता राज, पहले अनम्यूट कर लें अपने आप को। म्यूट। मैंने आपको अनम्यूट किया सरिता राज जी। जी बोलिए अभी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। नहीं हो रहा था, हम कर रहे थे, नहीं हो रहा था, मेरा फोन ही कोई नहीं बात कर नहीं, रहा है, पूरा गर्म हो गया है तो देख। हाँ तो कोई हम बात कर नहीं। रहे थे। हाँ जी बोलिए। तो आज मैं यही सीखी कि जैसे स्कूल जाने से पहले जैसे अपने खुद में तैयारी हो जाना चाहिए कि कैसे किस तरह बच्चों को पढ़ाना है और किस माध्यम से। जैसे स्कूल में बच्चों का पढ़ाने से पहले बच्चा का जैसे तरीका समझ लेना चाहिए कि बच्चा किस तरीका से पढ़ सकता है और कैसे हम पढ़ाएंगे। तो खुद ही हमको पहले तैयारी हो रहना है पहले इसी में कि बच्चा को किस तरह हम पढ़ाएंगे इसको। तो जो बच्चा जैसे कक्षा जैसे होता ना कि स्कूल में बच्चा जैसे कक्षा में जैसे 40-50 बच्चे होते हैं तो उसमें से 10 बच्चा बिल्कुल कमजोर होते हैं, कि ये नहीं होता है कि सब बच्चा एक तरह के होते हैं। तो सबका नॉलेज ही देखना पड़ता है कि किस बच्चा किस तरह पढ़ पाएगा, जल्दी समझ पाएगा, तो उस हिसाब से हमको पढ़ाना है। तो जो कमजोर बच्चा है उसको हम पेंसिल के माध्यम से वो जैसे पेंसिल 10 पेंसिल 5 पेंसिल लेके हम उसको बता सकते हैं कि यहाँ कितना पेंसिल है। या कोई भी सब्जी जैसे कुछ कलर बताना है तो कोई हम कलर से भी कुछ बता सकते हैं या सब्जी के अनुसार भी बता सकते हैं कि ये कौन सा कलर है, कौन सा सब्जी है, पहचानने के लिए उसको हम समझा भी सकते हैं जी। और बच्चों को भी ये भी देखना है क्लास में कि किस तरह बच्चा बैठ रहा है, किसके साथ किस तरह बात कर रहा है, वो भी ध्यान देना चाहिए। ये भी बच्चा को स्वस्थ भी देखना चाहिए कि बच्चा स्वस्थ है या नहीं है। बच्चा को सप्ताह में एक बार नाखून कट देखना चाहिए, हेयर कट देखना चाहिए, सप्ताह में मतलब एक बार बच्चा को चेक करना चाहिए कि बच्चा कैसा है। तो इस तरह बच्चों को तैयारी करना रखना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया।
बहुत बढ़िया सरिता जी। हम खुद सही रहेंगे तो बच्चों को भी खुद सही रख पाएंगे। पहले ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, यही है कि हम अनुशासन तो बच्चा भी अनुशासन रह पाएगा। जी, तो इसी तरह बच्चा को समझाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। निशा कुमारी, अब अपनी प्रतिक्रिया दें। इसके बाद किरण कुमारी जयनगर तैयार रहेंगे निशा के बाद। निशा कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आज का वेबिनार था कक्षा की चुनौतियां और उनके समाधान। मैम सरिता को अनम्यूट करें मैम। हाँ जी, जी आज बोलिए का निशा जी। वेबिनार में सीखे हम शिक्षक की गुणवत्ताएं, बच्चों को बताना है कि हमें अगर हम स्कूल जाते हैं पढ़ाने तो पहले से हमें तैयार होके जाना चाहिए, अपने आप की तैयारी कर लेनी चाहिए, तभी हम बच्चों को स्कूल में जाके पढ़ा सके, ना कि स्कूल में जाके सोचेंगे कि क्या पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। और हमें कमजोर छात्र से पूछना चाहिए कि उसकी परेशानी क्या है, उसकी परेशानी हम जानेंगे तभी उसे हम बता पाएंगे। और अगर परेशानी पता चले तो हम बच्चे के पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे, उससे पूछेंगे और हम बच्चों को याद करने के तरीके बताएंगे, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन हो या आंसर तो हमें उन्हें शॉर्ट छोटा कर करके बताना चाहिए, या तो बच्चे को आगे खड़ा करके उसे पढ़ाना चाहिए ताकि दूसरे बच्चे को समझ में आए। जी, और शिक्षक का अनुशासन, जैसे टीचर का टाइम का आवाज हो, जैसे स्कूल में अगर पढ़ाते समय कोई टाइम बच जाता है तो हमें उस समय अपना नोटबुक चेक करना है, रजिस्ट्रेशन का दूसरा काम है तो उन्हें पूरा करना चाहिए। जी, और बच्चों को प्रोत्साहित करना है, तो जो काम बच्चे को करने में मजा आए या पढ़ने में तो हमें उसे खेल खेल में पढ़ाना चाहिए और या कुछ सामग्री लेके उसे बताना चाहिए। बहुत बढ़िया निशा कुमारी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत जय धन्यवाद। जिनेन्द्र मैम, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। किरण कुमारी, उसके बाद बालेश्वर महतो पिपरेडी तैयार रहेंगे। किरण कुमार। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आज हम सीखे कि बच्चों को किस तरह किस परिस्थिति में पढ़ाना चाहिए, उसकी परिस्थिति देखकर पढ़ाना चाहिए कि बच्चा किस माइंड में है, तो उसे अपने तरफ आकर्षित करने के लिए संगीत के माध्यम से आकर्षित कर सकते हैं या कुछ खेल के माध्यम से आकर्षित करके उसके बाद अपना विषय को पढ़ाना चाहिए। जैसे मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ तो हिंदी के बारे में पूरा टॉपिक आना चाहिए पढ़ाने के लिए। और जो बच्चा क्लास में कमजोर है उस बच्चों को माता पिता से मिलना चाहिए और बताना चाहिए उस बच्चे की परेशानी को कि बच्चा इस विषय में कमजोर है, इसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और माता पिता के सहयोग से बच्चा को हम अच्छा बना भी सकते हैं। और अनुशासन, और क्लास में जाने के पहले हम पूरी तैयारी करके जाना चाहिए कि हमें ये विषय को पढ़ाना है। वहां जाकर भूलना नहीं चाहिए कि हमको और किताब देखना नहीं चाहिए कि हम बच्चे के सामने, नहीं तो किताब देखकर
बच्चे बोलते हैं कि आप मैडम जी किताब देख के पढ़ा रही है, वो पहले से तैयारी करके नहीं आई है, ये जी बोलेगी छात्र। जी जी और बिल्कुल सही है। बच्चों को बाहर का काम भी बताना चाहिए, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिए हैं, चित्र बनाने या कुछ ऐसा जी घर से बनाने के लिए दिए हैं तो नहीं बनाते हैं, तो उसे समझाकर बताना चाहिए कि इसमें बनाने से प्रोत्साहन करना चाहिए कि ये बना कर लाएंगे तो हम उसको फर्स्ट करेंगे, सेकंड या कुछ प्राइज देंगे, जी जी लालच देकर बनाना चाहिए। जी बहुत बढ़िया किरण कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। कुमारी जयनगर। थैंक यू। जी बालेश्वर जी अपनी प्रतिक्रिया दें और संगीता कुमारी इसके बाद तैयार रहेंगे। संगीता कुमारी भोलाटान। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम, आज का वेबिनार हमें बहुत ही अच्छा लगा और हमने इस वेबिनार से सीखा कि हमें क्लासरूम में जाने से पहले हमें पूरी अध्ययन कर लेना चाहिए कि हमें किस विषय पे पढ़ाना है बच्चों को। उसके बाद हमें बच्चों को पढ़ाते वक्त हमें बच्चों की मानसिकता को पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए शिक्षक को। कौन बच्चा हम जिस विषय को हम पढ़ा रहे हैं उस विषय उस चीज को उस सवाल को कौन सा बच्चा कैच कर रहा है या फिर जो बच्चा नहीं समझ रहा है उसकी मानसिकता को हम पढ़ सकें और उसे हम अलग से उसकी ज्ञान दे सकें बच्चे को। जो बच्चा कमजोर है उसे हम समझा सकें। जी और बच्चे को अनुशासन के लिए हमें वो बच्चा किस चीज में रुचि रखता है उसके लिए उस अनुशासन में रखने के लिए उसकी रुचिवत्ता को बढ़ाना चाहिए। अगर बच्चे खेल में रुचि दिखाते हैं तो उसके लिए बच्चों को अलग टाइम से अलग समय निकाल कर बच्चों को अनुशासन में रखकर खेल खिलाना चाहिए। संगीत के माध्यम से या फिर किसी भी खेल के माध्यम से अनुशासन में रखना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बालेश्वर जी, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने बहुत थैंक यू अच्छे मैम। से वेबिनार को सुना है, सबके जवाब बहुत अच्छे हैं। जी नेक्स्ट संगीता कुमारी, उसके बाद उर्मिला कुमारी खपेबड़ा तैयार रहेंगे। संगीता कुमारी अपनी प्रतिक्रिया दें। जय जितेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। आज के वेबिनार में हमने सीखा शिक्षक के गुणवत्ताओं के बारे में। अगर कोई टीचर जैसे कि हिंदी पढ़ाता है तो उसे पहले से घर से तैयारी करके जाना चाहिए। अगर स्कूल में जाते हैं और किताब खोल के बैठते तो अगर कुछ तैयारी करके नहीं जाते हैं तो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, बच्चों को बुरा असर होगा। इसके लिए हमें घर से पहले तैयारी करके जाना चाहिए और हमें क्लास जाने से पहले बच्चों अगर पहले मस्ती करते हैं तो उसे 5 मिनट रेस्ट देना चाहिए अनुशासन में होने के लिए। तभी हम आगे की कार्य कर सकते हैं। और हमें सभी बच्चों पर नजर रखनी चाहिए कि कौन सा बच्चे पढ़ने में तेज है, कौन से बच्चे पढ़ने में कमजोर है, और जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और हमें बच्चों को खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, कलर के माध्यम से, अनेक प्रकार के माध्यम से सिखाना चाहिए बच्चों को। और हेलो मैम। बहुत बढ़िया संगीता जी, आप क्यों घबरा रहे हैं, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। दूसरा आवाज नहीं जा रहा इसके वास्ते रुक गए। नहीं नहीं आ रहा है, आवाज पूरा आ रहा है। जी और हमें बच्चों को अनुशासन में रखना चाहिए। अगर टीचर पहले अनुशासन में होंगे तभी बच्चों को अनुशासन में रख सकते हैं। और हमें सप्ताह में स्कूल में बच्चों को साफ सफाई के बारे में बताना चाहिए, उसके नाखून काटने चाहिए, उसके कपड़े
मतलब गंदे पहन के आ रहे हैं या साफ सुथरा, उसके बारे में बोलना चाहिए। अगर बच्चे को नहीं बोल मतलब बच्चे को समझा नहीं सकते, उसके पेरेंट्स को जाके बोल सकते हैं कि अपने बच्चे को साफ सफाई करके स्कूल भेजें। जी मैम, धन्यवाद संगीता जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। उर्मिला कुमारी अपनी प्रतिक्रिया दें, उसके बाद उषा कुमारी तैयार रहेंगे। उर्मिला कुमारी अपनी प्रतिक्रिया दें अगर आवाज जा रही है। जय जिनेंद्र मैम। जी उर्मिला जी। आज का वेबिनार हमें बहुत अच्छा लगा और इससे हमने सीखा कि अगर हम हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसे कोई किताब अगर पढ़ाने जाएंगे तो उसे खोल के नहीं देखना चाहिए, वरना बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। और हमें अनुशासन में रहना चाहिए ताकि बच्चे भी अनुशासन में रहे और हमेशा साफ सफाई में रहे। जी उर्मिला जी, सही बोल रही हैं, बोलिए। बच्चों को हमेशा कोई भी संगीत या कुछ संगीत के माध्यम से सिखाना चाहिए। जी मैम नहीं। ठीक है, धन्यवाद उर्मिला जी। उषा कुमारी जी आप अपनी प्रतिक्रिया दें, उसके बाद अंत में डोली कुमारी जी तैयार रहेंगे। जी उषा जी। उषा जी आवाज जा रही है अब तक? उषा जी आपको अनम्यूट किया है। ठीक है मैम, अगर आवाज नहीं जा रही है तो डोली कुमारी का प्रतिक्रिया लेते हैं, उसके बाद उषा उषा कर लेंगे। ठीक है, डॉली जी। डोली कुमारी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। आज का हमारा टॉपिक था कक्षा की चुनौतियां और उनके समाधान। इससे हमने सीखा कि जैसे कक्षा में जाने से पहले हम विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए, सभी सवाल का जवाब हमें आना चाहिए। कभी भी बिना तैयारी के क्लास में नहीं जाना है, अपने विषय की तैयारी करके जाना है। अगर कोई बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है जैसे कि पढ़ने में, लिखने में या फिर कुछ समझने में, तो उनके पेरेंट्स से मिलके उनसे बात करना है कि किस कारण से बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या फिर सीख नहीं पा रहे हैं, उसके बारे में उसके पेरेंट्स से बात करना है। और अगर हमारे स्कूल में वहाँ पर साधन नहीं है किसी चीज का पढ़ाने के लिए, तो उस साधन हमें खुद से जमा करना है, जैसे लकड़ी के माध्यम से या कंकड़ पत्थर या कुछ भी गिट्टी है उसके माध्यम से हमको बताना है। और बच्चों को ऐसे पढ़ाना है जैसे कि बच्चों को रुचि आए पढ़ने में, एंटरटेनिंग भी लगे। और अपना समय का भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार हम पढ़ाई के साथ साथ और भी कार्य कर सकते हैं वहाँ पर। और अनुशासन का भी ध्यान रखना है, जैसे क्लास में अगर कोई बच्चे हैं जो ज्यादा शरारती करते हैं तो उनको अलग कार्य देके और उनको बिजी रखना है, जैसे कि सारे बच्चों को वो अपने तरफ ना सिखाए। और अगर क्लास में गए और वहाँ के बच्चे पहले से अगर मस्ती कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जाके सीधा हमको अपना टॉपिक नहीं बताना है
वहाँ पर उनको थोड़ा टाइम देना है, उसके बाद सबको शांत करा के और अपने टॉपिक के बारे में बताना है, ताकि हमारे ऊपर हम लोगों की तरफ ध्यान दे, उनको समय देना है कुछ। और उनको खेल के माध्यम से सिखाना है, म्यूजिक के माध्यम से सिखाना है, जैसे कि उनको अच्छा लगे सीखने में भी और सीखने के लिए वो उत्साहित हो। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया डॉली कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उषा जी तैयार हैं? अंजलि शर्मा का वीडियो ऑफ आ रहा है, अगर अंजलि शर्मा तक आवाज जा रही है, अगर वो जुड़े हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अंजलि शर्मा मैम लगभग ग्रुप 2 के हो गए। ओके। और जो है एक बच्ची है उषा कुमारी, तो शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है, या पता नहीं उन टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ है। जी तो इसके बाद ग्रुप 3 में से अपने शिक्षक हैं ग्रुप 1 वाले, जी जी, ले लीजिए उन सबको। उनमें से किसी का जी। महेश मुंडा जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दें। महेश मुंडा जी। महेश मुंडा जी आवाज जा रही है? सावित्री कुमारी सिंहपुर, सावित्री, मेरी आवाज जा रही है मैम? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। जय जगन मैम। जी मैम आज का हमारा टॉपिक था कक्षा की चुनौतियां और उनके समाधान। हमें सबसे पहले कक्षा में जाने से पहले पूरी अध्ययन कर लेना है, जो भी टॉपिक पढ़ाने जाएंगे उसके बारे में पूरी तरह से अध्ययन कर लेना है, ताकि बच्चों को पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और समझने में प्रॉब्लम ना हो। वहाँ यदि हम किताब खोल के पढ़ाएंगे ही करेंगे तो बच्चों पर अच्छा असर नहीं होगा, बुरा असर होगा। इसलिए हमको पूरी अच्छे से तैयारी कर लेना है। और कमजोर छात्र होते हैं, उसमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। कमजोर भी होते हैं और तेज भी होते हैं। तेज में थोड़ा एक बार बताने से तेज बच्चा पकड़ लेता है, कमजोर बच्चा नहीं पकड़ पाता है, तो उसको एक बार नहीं समझ में आता है तो दूसरा तीसरा बार कोशिश करेंगे तो बच्चा जरूर समझ पाएगा। और यदि नहीं उससे भी नहीं समझ रहा है तो हम बोर्ड में चित्र के माध्यम से उसे आसानी से समझा सकते हैं। जी। सावित्री कुमारी सिंहपुर, तो सावित्री जी आप इनमें से कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चों को बताने के लिए? बहुत खेल के माध्यम से भी बता सकते हैं, ये बताते हैं बच्चों को, ताकि उसमें भी खेल में शिक्षा लेते हैं बच्चे। जी। और पहाड़े गिनती होते हैं तो गिट्टी के माध्यम से, PLN के माध्यम से बताते हैं, मतलब पैसे से भी बता सकते हैं, जोड़ घटा कर सकते हैं जी। उसको बता सकते हैं, तो बच्चे आसानी से समझ पाता है। जी बहुत और बहुत समय धन्यवाद का, सावित्री। थैंक यू मैम। बेबी कुमारी बिरनगड्डा, बेबी कुमारी UMS बिरनगड्डा। महेश जी भी शायद आ गए हैं। महेश जी अगर है तो आप पहले महेश जी प्रतिक्रिया देंगे, उसके बाद बेबी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। महेश जी खास करके आपको वैसी बातें रखनी है जो आप अपने विद्यालय में इस्तेमाल करते हैं और उनका प्रभाव बच्चों पे किस प्रकार से देखा जाता है, उसके बारे में आप रखें तो बेहतर होगा। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही है। महेश जी के बहुत सारे वीडियो महेश जी? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं। जी, तो महेश जी आप वैसे विचार रखेंगे शिक्षा के गुणवत्ता पर जो आप इस्तेमाल करते हैं और उनका प्रतिकूल प्रभाव बच्चों पे किस प्रकार पड़ता है, उसके बारे में आप बताएंगे। जी मैम।
इस समय को देखते हुए समय को ज्यादा नहीं लेकर हम यही बताना चाहते हैं कि बच्चे में हम जो है सो क्या करते हैं, ग्रुप बाय ग्रुप बांट के हम पढ़ाते हैं। जैसे कोई कमजोर बच्चे हैं तो उनका एक ग्रुप बना देते हैं, उससे थोड़ा तेज बच्चे हैं उनको अलग ग्रुप बनाते हैं, उससे और थोड़ा तेज बच्चे हैं उनका अलग ग्रुप बनाते हैं। ऐसे करके पढ़ाते हैं ताकि कोई बच्चा दूसरे बच्चे को ना डिस्टर्ब करे और ध्यान से पढ़े और बहुत ही इंटरेस्टेड से पढ़े। तो आज हमने जो सीखा, आज हमने 3 चीज़ सीखे कि प्रश्न पत्र बनाना। हम तो रोज़ टेस्ट लेते थे 15-15 दिन में, लेकिन कैसे टेस्ट लेते थे वो आज हमने सीखा कि किस प्रकार से टेस्ट प्रश्न पत्र बनाना है। उस चीज़ को हम आज से करेंगे कि प्रश्न पत्र खुद से बना के तैयार करके जाएँगे। और दूसरा कुछ सीखे कि पेरेंट्स से बात तो करते थे, पेरेंट्स भी बोलते थे कि ठीक है बच्चे पढ़ाएँगे, बैठाएँगे ऐसे करके। लेकिन अब ऐसे नहीं करके अब पेरेंट्स के पीछे हमें खुद पढ़ना पड़ेगा। जो पीछे ही पड़ जाना है, तो मजबूरी होके जो है कि उनको लगे कि नहीं, बच्चे को तो पढ़ा रहे हैं, बच्चे के साथ-साथ हमें भी पढ़ा रहे हैं सर, उन्हें ऐसा लगना चाहिए। और टेक्नोलॉजी का अगर जो मोबाइल घर में देखते हैं बच्चे लोग, उनको कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बताएँगे ताकि उनको देख के कुछ सीखे और बताएँगे कि उन्हें हमसे कुछ क्वेश्चन करें। तो जो आप बच्चों पे इस्तेमाल करते हैं महेश जी, तो क्या उसका कुछ प्रभाव बच्चों पे दिखाई दे रहा है? पूरा दिखाई दे रहा है। बच्चे पर जो हम कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टीएलएम के माध्यम से या कोई चीज़ खेल के माध्यम से बच्चे में प्रभाव पड़ता है। जी महेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। महेश जी बहुत सारे तरीके अपनी कक्षा में अपनाते हैं और उसकी वीडियो भी ग्रुप में डालते हैं। बहुत सारे टीचर के आपके सबके वीडियो देखे हैं मैंने। बेबी कुमारी, पहले एक है उसके बाद जो डबल करके लेंगे। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र बेबी जी। मैम आज का वेबिनार तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखे भी। पहला तो ये कि जब भी हम क्लास में जाएंगे तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसकी तैयारी हमें पहले से ही करके रखनी चाहिए कि बच्चा को कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चा को समझ में आ जाए। और अनुशासन को भी देखना है कि बच्चे सब अनुशासन में है या नहीं। उसके पहले हमको खुद ही रहना पड़ेगा अनुशासित से, तभी हम बच्चे को भी रख सकते हैं। जी। और खास करके यह ध्यान देना है कि बच्चा को किस चीज में ज्यादा रुचि पढ़ने में लगता है। सबसे पहले हमको तो वही पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चा को मन लगा रहे पढ़ने में। उसके बाद ही हम जो हार्ड सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश, मैथ, तब वो सब हम पढ़ाएंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद बेबी जी। ठीक। सबिता कुमारी खपेबेड़ा, अगर है आवाज जा रही है तो आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे। सबिता कुमारी खपेबेड़ा, उसके बाद सरिता कुमारी सिंहपुर तैयार रहेंगे। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। आज हमने सीखा कि शिक्षक के क्या क्या गुण होने चाहिए और कमजोर बच्चों पर, जो कमजोर बच्चे उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो मूल्यांकन के बारे में जो बताए, जो बच्चा जिसको पढ़ा रहे हैं और नहीं समझ रहा है, उसको कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो वो हम अपना क्लास में हम देखें एक दो बच्चा उस तरह है, इस तरह बोले कि कितना भी उसको पढ़ाते हैं लेकिन उसका दिमाग में होगा कुछ उस तरह, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा। तो उसके पेरेंट्स से बात तो हम नहीं किए, लेकिन बात हम सोच रहे करेंगे इसके बारे में। जी। और जो बच्चा लिखित में समझेगा उसको लिखित से पढ़ाएंगे, जो मौखिक से समझेगा मौखिक, जो सुन के उसको सुन के पढ़ाना है, जो देख के उसको देख के पढ़ाना है। जी। और हम भी अभी मेरा नया अभी हम जा रहे हैं, अभी 3 महीना मेरा हुआ है। हाँ। जानकारी है उतना हम दिए। धन्यवाद। सावित्री जी, आप अपने आप को अनम्यूट रखेंगे, आपका अनम्यूट है।
म्यूट कर लें। और सरिता जी आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। इसके बाद पिंकी कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र सरिता जी। मैम आज का वेबिनार तो हमको बहुत ही अच्छा लगा, और वैसे भी हम पहले भी ले लिए थे तो ये मेरा रिवाइज हो गया, हमें तो बहुत अच्छा लगा जी। और हम अधिकतर बच्चों में अब ना बच्चे अधिकतर ना TLM के माध्यम से और फिर बोल बोल के इससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। हम यही चीज सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। अच्छा जी। कुछ चित्र दिखा के फिर बोल के, और फिर जो बच्चा बोलता है ना कि मैम हम TLM से हमको पढ़ाइए मैम, इससे ये दिखाइए मैम, वो दिखाइए मैम, हमको ज्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे जैसे बच्चा बोलता है हम वैसे उसके तरीके से हम सिखाते हैं तो बच्चा जल्दी सीखता है मैम। जी हमने देखा, आपकी कक्षा के वीडियोस देखे हैं, आप बहुत सारी चीजें उपयोग में लेती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सरिता जी, धन्यवाद मैम। आप तैयार? पिंकी कुमारी जी आप अपनी प्रतिक्रिया दें। उसके बाद मंजू कुमारी जी तैयार रहेंगे, पिपराड़ी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र पिंकी जी। मेरे यहाँ तो लाइट नहीं है। कोई बात नहीं, हम सुन सकते हैं। हम आज यह सीखे कि हमें बच्चों से पढ़ाने से पहले उसे विषय जान लेना चाहिए कि बच्चों को कैसे क्या समझ में आता है। अगर वो जान लेंगे तो उसमें पढ़ाने में आसानी होगा। और हम स्कूल में अधिकतर बच्चों को बोल बोल कर पढ़ाते हैं और वही सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। जी धन्यवाद पिंकी जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। मंजू जी आवाज जा रही है या लेफ्ट हो गई? टाइम भी काफी हो गया है। हाँ जी। मंजू जी आवाज जा रही है? नहीं, एक नाम रह गया था मैम, अनीता हेम्ब्रम भोजेदाह। आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे तो अपने आप को अनम्यूट कर लें। अनीता हेम्ब्रम भोजेदाह। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जी अनीता जी, आपने क्या सीखा आज? वेबिनार में सीखे हैं स्कूल क्लासरूम में जाके पढ़ाना बच्चा को। बच्चों को अच्छा तरह से पढ़ाना है। जी अनीता जी बोलिए। ठीक है अनीता जी, आप जो भी प्रतिक्रिया आपको देना होगा ग्रुप में आप लिख करके शेयर कर सकते हैं अगर बोलने में आपको किसी तरह की असुविधा हो रही है। तो मैम हम चाहेंगे, लगभग सभी की प्रतिक्रिया आ गई है तो टाइम भी मेरे हिसाब से काफी हो गया है। तो जी, आगे की प्रक्रिया के लिए नीरज जी है या सजल जी है? क्या आज तो नहीं कोई कार्यक्रम नहीं है था? आज, नहीं हम ही को आज तो पूरा करना कार्यक्रम, पड़ेगा। जी मैम आज कार्यक्रम था शायद कहीं पे, तो हाँ सब जी। अनिता मैम का फोन आया था तो हाँ बता रही जी। थी कि आज हम नहीं जुड़ पाएंगे। जी जी। जी मैम, तो आगे विनय की जी, प्रक्रिया? विनय जी आप प्रार्थना कर सकेंगे? प्रार्थना कर सकें, कभी किए नहीं है मैम, कोई भी। कोशिश करेंगे।
पीपीटी से उसका वो शेयर कीजिए ना मैम, उससे देख के बता बोल देंगे। एक्चुअली मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि उसका मेरा शेयर नहीं हो पा रहा है। तो नमोकार मंत्र करते थे मैम। बिल्कुल, कोई बात नहीं। सभी से निवेदन होगा कि आप अपने आप प्रार्थना की मुद्रा में ध्यान करेंगे और नमकार महामंत्र का जाप हम लोग करेंगे। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोकेशभूषाहुणम। ऐशो पंच नमोकारो शव पावनाशनो मंगलारंच शव्येष्टि परमम वै मंगलम। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मैं ग्रुप में आपका नियत कार्य डालूंगी, उसको जरूर करिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले वेबिनार में। सभी को जय जिनेंद्र। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जय जिनेंद्र। सभी को शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र।